टाइम की शॉर्टेज है जो मैं आपके। हेलो। ओके। जो आज मैं आपके साथ पीपीटी शेयर करने जा रहा हूं वो एक्चुअली है बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल इस कंपनी के ऊपर। और ये जो पीपीटी है शायद इसको 1 घंटे में कवर करना इनफ नहीं होगा, सो मैं कोशिश करूंगा ज्यादा इंट्रोडक्शन के ऊपर ना जाऊं। सिंपल हम पीपीटी के ऊपर आएंगे, आपको प्रॉपरली समझाने की कोशिश करूंगा कि हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं और कंपनी के बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल को समझने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रह रहा है बिजनेस मॉडल्स एंड द फंडामेंटल्स ऑफ मीथर आईटीईएस। पीपीटी शुरू करने से पहले मैं आपको सिंपल लेमैन लैंग्वेज में समझाना चाहता हूं कि बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल होते क्या हैं। अक्सर आप देखिए कि आप लाइफ में कोई भी बिजनेस करते हो या कोई भी कंपनी के साथ जुड़ते हो, कुछ भी खरीदते हो, कुछ भी सेल करते हो, तो उसमें बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल्स जुड़े हुए होते हैं। अगर हम बात करें आप चाहे कोई गाड़ी खरीदने जाएं, तो जब हम कोई गाड़ी खरीदते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें किस कंपनी की गाड़ी खरीदनी है। टाटा की है, मारुति सुजुकी की है, टोयोटा की है। सबसे पहले हम उस कंपनी का बिजनेस देखते हैं। फिर बिजनेस के बाद हम सिलेक्ट करते हैं कि भाई हमें वो उस बिजनेस की गाड़ी क्यों खरीदनी है। हम अपनी कंफर्टेबिलिटी देखते हैं, उसकी प्राइस वैल्यू देखते हैं, उस कंपनी की ब्रांड वैल्यू देखते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू देखते हैं। फिर जब हम गाड़ी खरीदने जाते हैं तो फिर हम स्पेसिफिक गाड़ी के फीचर्स भी देखते हैं, वो उस गाड़ी के फंडामेंटल्स होते हैं। जब भी हम लाइफ में कुछ भी बाय और सेल करते हैं उसमें बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल्स जुड़े हुए होते हैं। चाहे आप सब्जी भी खरीदने जाओ ना मार्केट में, तो क्या होता है कि हम उसी पर्सन के पास जाते हैं जिसका हमें पता है कि ये अच्छी सब्जी बेचता है, ये हमें एक जेन्युइन रेट पे सब्जी देगा, ये एक अच्छा पर्सन है। तो हम उससे क्लैरिफाई करते हैं कि जो ये बंदा बिजनेस कर रहा है वो अच्छा है। फिर जब हम उससे सब्जी खरीदते हैं तो हम उस सब्जी के फंडामेंटल्स भी देखते हैं। फंडामेंटल्स की सब्जी अच्छी है जो हम उससे खरीद रहे हैं, कैसी है, पकी हुई है, अच्छी है, सब कुछ देखने के बाद खरीदते हैं। अगर हम किसी अनजान इंसान को भेज दें सब्जी खरीदने के लिए, जैसे हमारे घर में बड़े लोग हैं जो सब्जी खरीदना नहीं जानते, अगर हम उन्हें भेज दें कि भाई आप सब्जी खरीद कर लेकर आओ, तो कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो सही सब्जी खरीद कर लेकर आएंगे। बहुत कम चांसेस है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कहाँ से खरीदनी है और कैसी सब्जी खरीदनी है। सो उसके लिए हर बंदे को हर चीज का एनालिसिस करना आना चाहिए। ठीक है। सो आज की वीडियो में हम टोटली मीथर आईटीईएस का एनालिसिस करेंगे कि उसका बिजनेस हमें क्या बताता है और उसके फंडामेंटल क्या बताते हैं। बिजनेस मॉडल में हम मेनली बात करने जा रहे हैं कि कंपनी की वैल्यू क्या है, कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, कंपनी के रोड मैप्स क्या हैं, कंपनी कैसे रेवेन्यू जनरेट करती है। टोटली हम बिजनेस मॉडल में बात करेंगे। फंडामेंटल्स में बात करेंगे कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है, कितनी लायबल है, कितनी लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट के साथ आई है, कितनी ट्रस्टेबल है। ये सब कुछ हमें क्लियरेंस मिलेगी आज की इस पीपीटी में। हम सीधा नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्क्लेमर शेयर करना चाहता हूं कि जो भी हम बात करने जा रहे हैं ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये टोटली आपके साथ एक इंफॉर्मेशनल वीडियो शेयर करने जा रहा हूं जिसमें आपको टोटली क्लियरेंस मिलेगी कि एक्चुअली में कंपनी कर क्या रही है, कंपनी कितनी स्ट्रांग है, कितनी स्टेबल है, कितनी लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट के साथ आई है। आपको सारी क्लियरेंस इस पीपीटी में आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। सो सबसे पहले हम बात करें कि मार्केट में जब हम आते हैं, देखो मैं एक चीज आपको बता दूं, ये हम सिर्फ मीथर की बात नहीं करने जा रहे। हम जैसे मैंने बात की कि आप कोई भी गाड़ी खरीदने जाते हो तब भी आपको बिजनेस मॉडल देखना होता है, फंडामेंटल देखने होते हैं। चाहे आप कोई लैपटॉप भी खरीदने जाओ, लैपटॉप कितने तरह के आते हैं, आप फोन खरीदने जाओ तब भी आपको आप किसी भी कंपनी में जाते हो ना, आपकी लाइफ में आपको ये बहुत हेल्प करने जा रही है आज की वीडियो। अगर आप कुछ भी खरीदते हो, क्योंकि आपको पता चलता है कि आप जहां पे भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो सेफ साइड है या उसमें कोई भी ड्रॉबैक आ सकता है। ठीक है। सो मार्केट में सबसे पहले बात करें, दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। पहले होते हैं स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर्स, दूसरे होते हैं वैल्यू इन्वेस्टर्स। वैल्यू इन्वेस्टर्स और स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर्स में फर्क क्या होता है?
एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। क्या होता है कि आज के समय में मार्केट में आपके सामने बड़ी ऐसी कंपनीज होंगी जो आपको कहती होगी कि यहाँ पे इन्वेस्ट करो, आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ पे इन्वेस्ट करो, आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा। अगर तो आप प्रॉफिट के बेसिस पे उस कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आप टोटली एक स्पेकुलेटिव इन्वेस्टिंग कर रहे हो, क्योंकि वहां पे आपको ये नहीं पता कंपनी कर क्या रही है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी का ऑल ओवर सिनेरियो क्या है, आपको सिर्फ प्रॉफिट दिख रहा है। सिंपली जैसे मैंने आपको कहा कि आपको किसी गाड़ी की नॉलेज, चोर बाजार में चले जाओ, वहां पे जब आप कोई भी चीज खरीदते हो ना, चोर बाजार में खरीद लो, कोई चाइना का सामान खरीद लो, उसमें क्या होता है, जहां तो वो आपने जो प्रोडक्ट खरीदा है बड़ा लॉन्ग टर्म चलेगा, जहां हो सकता है कि वो अगले दिन ही बंद हो जाए। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आप गैम्बलिंग कर रहे हो, आप स्पेकुलेशन कर रहे हो। जहां तो आपका पैसा आपको वर्थ पड़ जाएगा, जहां आपका पैसा जीरो हो जाएगा। तो ये छोटी अमाउंट में करना तो इजी है, हम 100 200 300 रुपए की कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदते हैं तो बहुत छोटी बात है, हम नहीं इतना ध्यान देते। लेकिन जब हम किसी चीज में अपना हार्ड अर्न्ड मनी बड़ी अमाउंट लगाते हैं तो हम ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते कि भाई अगर चीज चल पी तो ठीक है, नहीं चल पी तो डूब गई तो कोई बात नहीं। जैसे एग्जाम्पल, हम लॉटरी खरीदते हैं, 500 रुपए की लॉटरी आती है, मिलने करोड़ों होते हैं, तो वहां पे ठीक है, स्पेकुलेशन हम कर सकते हैं, गैम्बलिंग कर सकते हैं। लेकिन जब हम किसी बिजनेस की बात करते हैं ना, वहां पे ये चीजें काम नहीं करती। आपका पूरा हार्ड अर्न मनी, लाखों रुपया आपका जीरो हो सकता है। सो किसी भी अगर आपको चीज में जाना है तो आपको उसकी बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल का पता होना चाहिए। सो मार्केट में दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। पहले स्पेकुलेटिव, जो सिर्फ प्रॉफिट की तरफ जाते हैं। मैंने पिछली बार भी एक सेशन लिया था, उसमें भी मैंने एक चीज बात शेयर की थी। हमारे पंजाब में एक दो कंपनीज आई थी रिसेंटली, 2 3 महीने पहले बंद हो चुकी हैं। वो क्या करती थी, वो एक कंपनी ऐसी थी जो 45 डेज में पैसा डबल करती थी, एक कंपनी थी जो 25 डेज में पैसा डबल कर रही थी। तो मेरे पास भी कोई आया था तो बोला कि भाई हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मैंने कहा कि भाई बहुत अच्छी बात है, कर लेंगे। 45 डेज में पैसा डबल हो रहा है, किसी किसको नहीं चाहिए, मुझे भी चाहिए। लेकिन मेरे कुछ क्यूरीज है, मुझे ये बताओ कंपनी करती क्या है, उसका मैनेजमेंट क्या करता है, उसके फंडामेंटल क्या है, उसके बिजनेस मॉडल क्या है। तो उनके पास कोई भी आंसर नहीं था। तो मैंने सीधा जवाब दे दिया, भाई मैं ऐसी कंपनी में जाऊंगा ही नहीं जहां पे मेरा फंड चला जा सकता है, क्योंकि उस कंपनी का कोई फ्यूचर ही नहीं दिख रहा, वो सिर्फ एक स्पेकुलेशन है। सो ब्लाइंडली मोस्ट ऑफ लोगों ने हमारे इस टाउन की बात करूं जहां पे मैं रहता हूं, करोड़ों रुपया इन्वेस्ट हुआ है उस बिजनेस में और सब डूब गया। रीजन एक ही था कि सभी को प्रॉफिट दिख रहा था, स्पेकुलेशन कर रहे थे। लेकिन हम चाहते हैं कि हर एक जो भी इन्वेस्टर आता है वो एक वैल्यू इन्वेस्टर बनकर आए। जो वैल्यू इन्वेस्टर होता है ना, वो प्रॉफिट के पीछे नहीं जाता, वो सबसे पहले ये देखता है कि भाई कंपनी की वर्थ क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, वो कितना चिर चलेगी, उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, उसके प्रोडक्ट कैसे है, वो रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हैं, उसका पूरा फोकस इसके ऊपर होता है। सो सबसे पहली एडवाइस मेरी आपको ये रहेगी कि अगर आप चाहे इसमें एज अ इन्वेस्टर, चाहे एज अ बिजनेसमैन, कैसे भी आ रहे हो, तो आप स्पेकुलेशन को साइड पे छोड़िए और एक वैल्यू इन्वेस्टर बनकर बाहर निकलिए। क्योंकि अगर आप किसी को बताते भी हो ना भाई ये कंपनी इतने परसेंट प्रॉफिट दे रही है, कल को उसको एक अनदर कंपनी मिल गई, जैसे हम कह रहे हैं कि मंथली 8% रिटर्न आ रहा, आगे से कोई ऐसी कंपनी आ गई जो कहे कि भाई हम 12% दे रहे हैं, वो बंदा तो सिर्फ प्रॉफिट देखकर कंपनी चेंज कर लेगा, जहां आप चेंज कर लोगे, क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि आपने आपकी कंपनी क्या कर रही है और सामने वाली क्या कर रही है। अगर आपको दोनों के अगर बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल को कंपैरिजन नहीं करोगे ना, तो आपका फंड डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, 90% डूबने के चांसेस है। लेकिन अगर आपको ये चीजें पता है तो आप सेफ साइड हो, आप खुलकर काम कर सकते हो, आपको डरने की जरूरत नहीं, आप बहुत अच्छे प्रॉफिट भी बना सकते हो। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियरेंस होगी कि आपको क्या बनना है, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर बनना है या वैल्यू इन्वेस्टर। सो आगे, to be a successful investor, a value investor, you must understand the fundamentals and business model of the company you are investing in। जो बात मैंने आपसे शेयर की कि आपको फंडामेंटल और बिजनेस मॉडल कंपनी के पता होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। होता क्या है बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल जब हमें पता हो, ठीक है, हमें क्यों एनालाइज करने चाहिए। सबसे पहला रीजन कि ये हमारे रिस्क को रिड्यूस कर देता है, ठीक है, क्योंकि हम जो भी फंड लगा रहे हैं, आपको पता है कि कंपनी, जैसे एग्जांपल के रूप में आप एप्पल की कंपनी में, एप्पल आपको पता है, मेरे पास भी फोन है, एप्पल की कंपनी में आपको
क्वेश्चन करूं कि आप क्या एप्पल की कंपनी में इन्वेस्ट करोगे? आप करोगे ऑब्वियसली, क्यों नहीं करेंगे? रीजन क्या है? क्योंकि आपको पता है कि इसके प्रोडक्ट बिकते हैं, इसकी ब्रांड वैल्यू है, इसका मार्केट में, इसमें अगर आप फंड लगाओगे डूबने के चांसेस बहुत कम है, आपका रिस्क कम है। ठीक है। सो अगर आप आपको किसी भी कंपनी के बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल पता है, आपको पता कि वो अच्छे हैं, तो आपका रिस्क वहां पे रिड्यूस हो गया। ठीक है। वहां पे क्या होता है कि आप हाइप बेस्ड या इमोशन बेस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं करते। जैसे आपको कहीं पे ज्यादा फंड दिख रहा है, ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है, आप इमोशनली नहीं जाते, आप टोटली एक बिजनेसमैन और एक इन्वेस्टर की सोच के साथ एंटर होते हो कि भाई इमोशंस पे साइड रखो, मुझे कंपनी अच्छी लग रही है तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, नहीं लग रही तो साइड में जाए। दूसरा, रिवेल्स सस्टेनेबिलिटी। बड़ा होता है कि मार्केट में आपने देखा होगा कि कंपनी चलती हैं, बंद हो जाती हैं, फिर चलती हैं, बंद हो जाती हैं। ठीक है। बड़े लोगों के पैसे वहां पे डूबते हैं। रीजन क्या होता है कि लोगों को उसकी सस्टेनेबिलिटी के बारे में पता ही नहीं होता। क्यों नहीं पता होता? क्योंकि उनको बिजनेस मॉडल का नहीं पता, उनको उनके फंडामेंटल का नहीं पता। अगर आपको ये पता है कि कंपनी बिजनेस मॉडल पे बेस पे क्या कर रही है, फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है, तो आपको पता होगा कि कंपनी कितना लंबा समय चलेगी। ठीक है। तीसरा पॉइंट, आइडेंटिफाइज द ट्रू वैल्यू। कंपनी की असल वैल्यू क्या है? ठीक है। कई बार क्या होता है कि कंपनी बहुत छोटी सी होती है और आप बहुत बड़े फंड दे देते हो कंपनी को, और वहां पे कंपनी छोटी है, आपने फंड बड़े दे दिए, वहां पे भी क्या होता है कि आपके फंड डूबने के चांसेस बहुत है। लेकिन यहाँ पे आपको पता हो कि कंपनी की वैल्यू बहुत बड़ी है। जैसे एप्पल की बात करें, एप्पल की वैल्यू बहुत बड़ी है। आप अगर उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालोगे, किसी भी कंपनी की निकालो, टाटा मोटर की निकालो, रिलायंस की निकालो, इनकी वैल्यू बहुत बड़ी है। वहां पे आप फंड लगाते हो ना, तो आप उनके एनालिसिस करते हो, तो आपको वहां पे रिस्क भी कम होता है और आपको कंपनी का प्रॉपरली क्लियरेंस मिलती है कि वहां पे आपका फंड कैसे रहने वाला है। फिर हाईलाइट्स द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर आपको कंपनी के बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल पता है, ठीक है, तो आपको यह भी पता होगा कि इसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है। जैसे फिर मैं इसी के ऊपर आ रहा हूं, एप्पल का फोन है, मुझे पता है कि इसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है। मुझे ये पता है जो ये फोन सिक्योरिटी दे रहा है, बाकी फोन्स में उतनी सिक्योरिटी नहीं आती, तभी हम एप्पल यूज करते हैं। सेकेंडली, जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं उतनी बेहतर सर्विस दूसरे प्रोडक्ट्स की नहीं होती। ड्यूरेबिलिटी, इस फोन की दूसरे प्रोडक्ट से ड्यूरेबिलिटी भी ज्यादा है। अब ये इसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के कारण ही इसका प्राइस भी ज्यादा रहता है। ठीक है। अगर आपको बिजनेस मॉडल पता है तो आपको ये चीजों का पता होता है कि आपका फंड वहां पे सेफ है। फिर लास्ट पॉइंट, बिल्ड कॉन्फिडेंस। अगर आपको फंडामेंटल और बिजनेस मॉडल क्लियरेंस है तो रियली आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा। कई बार क्या होता है कि भाई आपको प्रॉफिट तो अच्छे दिख रहे हैं, आपको किसी ने बताया कि भाई कंपनी इतना प्रॉफिट दे रही है, आपको बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल नहीं पता, आप सामने जाते हो तो आप उससे बात करते हो कि भाई ये कंपनी है, आप इन्वेस्ट करोगे, आप जैसे भी उसके साथ बात करते हो, खुद आपको कुछ नहीं पता बिजनेस मॉडल का, फंडामेंटल कुछ नहीं पता, कंपनी क्या कर रही है, कितनी स्ट्रांग है, किस बेसिस पे बैठी है। तो वहां पे क्या होता है कि आपको भी डर रहेगा। जब आपसे वो बंदा बात करेगा ना, कोई क्वेश्चन बात पुट करेगा, भाई मेरा फंड सेफ है, तू लाइबिलिटी लेता है, तो आप रियली वहां पे डर जाओगे, क्योंकि आपको खुद को नहीं कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कंपनी एक्चुअली स्टैंड क्या कर रही है, उसकी वैल्यू क्या है, उसके फंडामेंटल्स क्या है। सो आज की इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा कंपनी के बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल के बारे में, एक्चुअली में क्या है इसके बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के ऊपर। जब हम बिजनेस मॉडल की बात करते हैं ना किसी भी कंपनी के, तो उसमें हम फोकस करते हैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहला, कंपनी किस सेक्टर में काम करती है। ठीक है। कंपनी क्या कोर ऑफरिंग्स दे रही है हमें, मतलब कि कौन से प्रोडक्ट दे रही है। कंपनी का रेवेन्यू मॉडल क्या है, कंपनी कहां से पैसा जनरेट कर रही है खुद के लिए। फिर कंपनी का वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है। ठीक है कि कंपनी कोर ऑफरिंग्स तो दे रही है, ये प्रोडक्ट बना रही है, उसमें मेरे लिए वैल्यू क्या है, मुझे क्या मिलेगा अगर कंपनी कोई प्रोडक्ट लेकर आ रही है, ये भी बात करेंगे। पांचवा, कि उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स कौन से हैं। छठा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है कंपनी का, क्योंकि मार्केट में तो और भी ऐसी बहुत कंपनीज होंगी, तो उसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है। सातवां, उसका बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या है। टोटली इनके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें कि कंपनी किस सेक्टर में काम करती है। देखो, जब हम सेक्टर की बात करते हैं ना, मैं आपको एक बार सेक्टर की स्लाइड के ऊपर लेकर चलता हूं। जब हम सेक्टर की बात करते हैं, देखो मार्केट में बड़ी कंपनीज है, जैसे एप्पल है,
एप्पल किस सेक्टर में काम करती है? टेक सेक्टर में काम करती है, टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर में काम करती है। ऐसे आपको टाटा मोटर किस में काम करती है? ऑटोमोटिव्स में काम, ऑटोमोबाइल्स में काम करती है। कई कंपनीज एग्रीकल्चर में काम करती है। ऐसे कई सेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज काम करती है। तो ये मीथर आईटीएस कंपनी है, ये किस सेक्टर में काम करती है? आपको सबसे पहले ये क्लियरेंस होनी चाहिए। ये टेक्नोलॉजी और फाइनेंस सेक्टर में काम करती है। ठीक है। मेरे ख्याल से कईयों को पता भी होगा कि हम हमेशा टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। वरिंदर साइवन सर और अनुराग गहरा सर मेरे ख्याल से रोज जूम कॉल्स लेते हैं, रोज आपको बताते हैं कि कंपनी किस सेक्टर में काम करती है और रियली वो सेक्टर का फ्यूचर क्या है, कितना स्ट्रांग है, आपको वहां पे क्लियरेंस होगी। लेकिन हम थोड़ा सा आज ना इसको आगे जाने की कोशिश करते हैं कि टेक्नोलॉजी सेक्टर खड़ा कहाँ है। मैं आपको एक बार स्लाइड्स के ऊपर लेकर चलता हूं ताकि आपको बेटर, सॉरी, ब्राउजर के ऊपर लेकर चलता हूं, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी वहां पे। मैं आपके सामने सर्च करता हूं कंपनी की सबसे, दुनिया की सबसे अमीर कंपनी कौन सी है, किस सेक्टर में काम करती है। मोस्ट रिचेस्ट, अगर आप खुद भी सर्च करोगे ना, ये चीजें आपको करनी चाहिए। अगर आपको एनालिस्ट बनना है, किसी भी कंपनी को जानना है अच्छी है बुरी है, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। मोस्ट रिचेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड। हम अगर मार्केट कैप देखें कि दुनिया की सबसे अमीर कंपनीज, ये मेरे सामने खुली हैं शायद। अनुराग सर, मैं क्लियरेंस लेना चाहता हूँ, आपको दिख रही है ये एक बार? हाँ जी सर, हाँ जी, परफेक्ट है। ओके ओके, जी, थैंक यू सर। कैरी ऑन। सो देखिए, आपके सामने मैंने स्लाइड खोली है कि दुनिया की ये सबसे अमीर कंपनी है और ये किस सेक्टर में, हम बात करेंगे कि ये किस सेक्टर में काम कर रही है, क्योंकि हम सेक्टर की बात कर रहे हैं ना। हमें बिजनेस मॉडल में पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्टर का फ्यूचर रहने वाला और कौन सा सेक्टर दुनिया का सबसे अमीर सेक्टर है, जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है। सबसे पहली दुनिया की अमीर कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, ये किस सेक्टर में काम करती है? टेक्नोलॉजी सेक्टर में। दुनिया की दूसरी सबसे अमीर कंपनी है नवीडिया। ये किस सेक्टर में काम करती है? टेक्नोलॉजी। नवीडिया की चिप्स आती हैं, आपको भी पता है। तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है एप्पल की, जो अभी मैंने आपको दिखाई। एप्पल किस कंपनी में, किस सेक्टर में काम करती है? टेक्नोलॉजी। फोन पूरा टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। चौथी कंपनी है Amazon। Amazon क्या करती है? टेक्नोलॉजी सर्विसेज देती है। ये कंपनी टोटली सर्विस देती है लेकिन टोटली डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी के ऊपर। पांचवी गूगल अल्फाबेट जिसे हम कहते हैं, ये किसके ऊपर काम करती है? टेक्नोलॉजी। छठवीं कंपनी फेसबुक, जिसका नाम आज मेटा प्लेटफॉर्म है, ये किसके ऊपर काम करती है? टेक्नोलॉजी। सातवीं कंपनी सऊदी अरेमको, इसको छोड़ दो, ये तेल की कंपनी है। ठीक है, इसकी बात नहीं करेंगे। ब्रॉडकॉम, ये भी टोटली टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है। टेस्ला, टेस्ला मोटर्स की तो कंपनी है लेकिन टेस्ला किसके लिए मशहूर है? उसकी टेक्नोलॉजी। इसकी भी खुद की टेक्नोलॉजी है। टीएसएमसी, ये कंपनी भी मेरे ख्याल से जापान की है शायद, ये भी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है। फिर उसके आगे आपको दो कंपनीज और शेयर करना चाहता हूं। 11th कंपनी बर्कशायर हाथवे। बर्कशायर हाथवे किसकी कंपनी है? वैरन बफेट की कंपनी। वैरन बफेट कौन है? दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर। और ये किस सेक्टर के साथ जुड़ी हुई है? फाइनेंस सेक्टर के साथ। ये स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते थे। इन्होंने सबसे ज्यादा पैसा दुनिया में स्टॉक मार्केट से बनाया, टोटली ट्रेडिंग करते हैं। आज के समय ये क्या करते हैं? लोगों से फंड लेते हैं, उनको ट्रेड करते हैं और उनको पैसा बनाकर देते हैं। और आज ये दुनिया की 11th रिचेस्ट कंपनी है। 12th वॉलमार्ट है। फिर 13th की बात करूं, जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन भी एक वही फाइनेंस की कंपनी है जो फंड्स लेती है, आपके फंड्स को ट्रेड करती है और आपको एक अच्छे रिटर्न बनाकर देती है। अगर दुनिया की टॉप 13 मैं कह रहा हूँ रिचेस्ट कंपनीज देखोगे ना, तो वहां पे आपको टेक और फाइनेंस की कंपनीज मिलेंगी। तो उसी बिहाफ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी कंपनी जो मीथर कंपनी है, वो भी टोटली किस में काम कर रही है? एक मिनट। वो भी टोटली टेक सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर में काम कर रही है। ठीक है। टेक्नोलॉजी और फाइनेंस दोनों सेक्टर्स में हम काम कर रहे हैं, जिसमें जिनका फ्यूचर है, जो दुनिया की सबसे रिचेस्ट कंपनी है।
सो जो मीथर के पास जो सेक्टर है वो दुनिया का सबसे रिचेस्ट सेक्टर है। सो ये ऐसा सेक्टर नहीं है जो पीछे रह जाएगा। अगर आप रिलायंस, अभी मैं दोबारा खोलना नहीं चाहता, आप खुद सर्च कीजिए, रिलायंस कंपनी खुद 64th रैंक पे आती है इंडिया की सबसे रिचेस्ट कंपनी। क्योंकि वो टेक सेक्टर में काम नहीं करती, उनका सिर्फ एक जियो जो हम सिम यूज करते हैं वो आप टेक से कह सकते हो, लेकिन बाकी पेट्रोल तेल की जो उनकी कंपनीज हैं, रिलायंस स्टोर्स है, वो टेक के रिलेटेड नहीं है, इसलिए वो 64th रिचेस्ट है। सो हमारी कंपनी ने जो सेक्टर चुना है वो उससे बिलोंग करता है, ये दुनिया के सबसे रिचेस्ट सेक्टर है। फिर सेक्टर को थोड़ा सा लेबोरेट करें, कौन से टेक्नोलॉजी वाला भी कौन सा सेक्टर में काम करती है। टेक्नोलॉजी, हमारी कंपनी वेब 3.0 में काम कर रही है, वेब 3.0 में काम कर रही है। मेरे ख्याल से इसके ऊपर काफी ज्यादा जूम कॉल्स हो चुकी हैं। वरिंदर सर, अनुराग सर काफी ज्यादा आपको डिटेल में समझा चुके हैं कि वेब 3.0 कैसे काम करता है, कैसे इसका फ्यूचर है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं आपको एग्जाम्पल के साथ कि हमारी कंपनी ने टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी वो सेक्टर है जिसका फ्यूचर रहने वाला है, जिसमें मैं आज के टाइम पे आपको कहूं कि भाई टेक्नोलॉजी, ठीक है कि टेक्नोलॉजी आज सबसे रिचेस्ट सेक्टर है। आपको दो ऑप्शन देता हूं, आप आज के समय किस प्रोडक्ट में काम करना चाहते हो टेक के। आप रेडियो बेचना चाहते हो या टेलीविजन बेचना चाहते हो? तो आप कहोगे भाई रेडियो तो बंद हो चुके हैं, आज के समय में रेडियो कौन यूज करता है, मैं टेलीविजन की तरफ जाना चाहता हूँ। तो आप टेलीविजन की तरफ क्यों क्यों आप टेलीविजन की तरफ आ रहे हो? क्योंकि आपको पता है कि उसकी डिमांड है, ठीक है, रेडियो से काफी ज्यादा है। लेकिन फिर मैं आपके सामने ऑप्शन रखूं, ठीक है आप टेलीविजन कह रहे हो, लेकिन मेरे पास एक अनदर ऑप्शन है। टेक सेक्टर में ही आप टेलीविजन की तरफ जाना चाहते हो कि आप मोबाइल फोन की तरफ जाना चाहते हो? आप किस में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे? आपको क्या लगता है किसका फ्यूचर है? ऑब्वियसली आप कहोगे कि आज के समय में टेलीविजन की ग्रोथ कम हो रही है, लोग टेलीविजन को कम कर रहे हैं, लोग सारा फोकस कर रहे हैं मोबाइल्स के ऊपर, ठीक है। टेक्नोलॉजी हर सेक्टर को भी अगर आप चेंज नहीं ना करोगे, समय के साथ आप चेंजेस नहीं लेकर आओगे, तो एक टाइम आता है कि वो अगर आप उसी प्रोडक्ट के ऊपर टिक जाओगे वो बंद हो जाएगा। रेडियो बंद हो चुके हैं, टेलीविजन आने वाले समय में बंद होते जा रहे हैं। जैसे आप बात कीजिए, ऑर्कुट आज के समय में कोई भी नहीं यूज कर रहा, ठीक है। कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी डिमांड, जैसे कैनवा की बात करो, कैनवा के कैमरा जहाँ कई और कंपनीज थी वो मोबाइल्स की तरफ शिफ्ट नहीं हुए, तो उनके काम बंद हो गए, ठीक है। ऐसी कंपनीज होती हैं जो अपने आप को चेंजेस नहीं करती, टाइम के साथ वो डेवलप नहीं करती। सो हमारी कंपनी उस सेक्टर में काम कर रही है, टेक सेक्टर में, उसमें भी वो उन्होंने चुना है जिसकी फ्यूचरिस्टिक डिमांड बहुत रहने वाली है। वेब 3.0 की जब बात करते हैं ना, उसमें क्या आता है, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी, जिसमें वो हम चश्मों की बात करते हैं। वो एप्पल ने जो एन के लॉन्च की है, जो आने वाले टाइम में 2030 के बाद सभी लोग यूज करेंगे, जिसमें हमारे मोबाइल्स की भी डिमांड कम हो जाएगी। तो कंपनी पहले ही उस सेक्टर में काम कर रही है, जब उसकी डिमांड आएगी तब ऑब्वियसली इसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होने वाली है। आपको पॉइंट समझने पड़ेंगे कि कंपनी किस तरफ जा रही है, पीछे की तरफ जा रही है कि आगे की तरफ जा रही है, फिर ही आपको क्लियरेंस होती है कि हमें उस तरफ जाना है या नहीं जाना है। यहाँ पे मैंने एक डाटा शो किया है, जैसे वेब 3.0 में, पहले मैं आपको बता दूं, हम हमेशा बात करते हैं कि इसमें 7 एलिमेंट्स होते हैं: ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, एनएफटी, मेटावर्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डीफाई, आईपीएफएस, जिसमें हम डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस या डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज भी कहते हैं। ये 7 मेन वेब 3.0 के एलिमेंट हैं, जिन सातों के ऊपर हमारी कंपनी काम कर रही है, जो फ्यूचर में आने वाले हैं, जिनकी फ्यूचर में डिमांड बढ़ने वाली है। और अगर हम इसके डाटा की बात करें ना, according to Emergent Research, the global Web 3.0 market data is expected to reach 81.5 billion by 2030, growing at CAGR of 43%। 43% की कंपाउंडेड ग्रोथ के साथ ये बढ़ने वाला है, इसकी डिमांड इतनी बढ़ने वाली है। अगर आप बात करो ना, मैंने अभी आपके साथ कंपनी शेयर की, एप्पल, फेसबुक, amazon, गूगल, आप रिलायंस भी सर्च कीजिए, आप सर्च करना इन सभी का, क्या ये कंपनीज वेब 3.0 में इन्वेस्ट कर रही हैं? ये सभी कंपनीज वेब 3.0 में इन्वेस्ट कर रही हैं, ये अपने आप को शिफ्ट कर रही हैं। आप फेसबुक की बात कीजिए, उसने तो अपना नाम ही मेटा रख लिया। मेटा मतलब ये चौथा एलिमेंट है ना, मेटावर्स, ये टोटली अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं। उनको पता है कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, सो ये खुद को चेंज कर रहे हैं। कंपनी हमारी हमारी कंपनी टोटली इसके ऊपर ही बनकर आ रही है।
तो आने वाला फ्यूचर बिजनेस मॉडल इसका बहुत बढ़ने वाला है, इससे ये आपको क्लीयरेंस देना चाहता हूँ। जैसे कंपनीज लाइक मेटा, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रही हैं। अब मेरी बात के ऊपर नहीं जाना, आप सिर्फ गूगल पे सर्च कीजिए ये कितने बिलियंस या कितने मिलियंस डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको क्लियरेंस मिल जाएगी कि भाई वेब 3.0 का फ्यूचर क्या रहने वाला है। सो आपको क्लियरेंस होगी होगी कि भाई टेक सेक्टर का, खास करके वेब 3.0 सेक्टर में हमारी कंपनी काम कर रही है। सो बिजनेस मॉडल सेक्टर कंपनी ने बहुत अच्छा चुना है, सबसे पहला पॉइंट। उसमें हमने दूसरा सेक्टर चुना था फाइनेंस सेक्टर। ठीक है, फाइनेंस में कैसे? क्योंकि कंपनी, जैसे मैंने आपको कहा कि प्रोबोटेक्स कंपनी ने शुरू किया है, वो एक फाइनेंस का पार्ट है। ठीक है, वहां पे हमारी एआई टेक्नोलॉजी और एक ट्रेडर्स की टीम हायर की है, वो हम आगे बात करते हैं। लेकिन वो एक फाइनेंस का पार्ट है जहां पे फंड्स ट्रेड होते हैं और आपको एक ग्रोथ दी जाती है। अगर आप फाइनेंस की बात की करें ना, इसका मार्केट साइज बहुत बढ़ रहा है। 2030 तक अप्रोक्सीमेटली 30 ट्रिलियन की वॉल्यूम इसमें एक्सपेक्टेड है। चाहे आप फॉरेक्स की बात कीजिए, कमोडिटीज की बात कीजिए, डिजिटल एसेट्स की बात कीजिए, सो फाइनेंस का फ्यूचर भी बहुत बढ़ने वाला है। और आगे बात करूं एआई ऑटोमेशन ग्रोथ, पॉइंट समझिए। पहले क्या होता था जब ट्रेडिंग करते थे, पहले तो कंप्यूटर भी नहीं होते थे, लोग कागजों के ऊपर ट्रेडिंग करना पसंद करते थे, कागज देखते थे पुराने बने हुए। फिर धीरे धीरे कंप्यूटर आए, कैंडलस्टिक बननी शुरू हुई, बार्स बनने शुरू हुए, लोगों ने वहां पे स्टडी करनी शुरू की। फिर आगे चलकर क्या हुआ, लोगों ने इंडिकेटर्स बनाने शुरू करते, मूविंग एवरेजेस बनानी शुरू कर दी, आरएसआई, डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम से डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स बनाए ताकि ट्रेडिंग करनी इजी हो जाए। और आज का एडवांस, अभी जो फ्यूचर चल रहा है, 60% ऑफ द पीपल जो ट्रेडिंग करते हैं वो एआई टेक्नोलॉजी की हेल्प ले रहे हैं और एल्गोरिदम्स की, इनको कंबाइन करके ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी का खुद का ब्रेन है, आप इतना डिटेल में जाकर एनालिसिस नहीं कर सकते जितना एआई कर सकता है, जितना वो हिस्टोरिक डाटा को कलेक्ट कर सकता है। साथ में हमने ट्रेडर भी रखे हैं, साथ में एआई टेक्नोलॉजी एल्गोरिदम दोनों को कंबाइन करके ट्रेड कर रहे हैं। सो पॉइंट समझ रहे हो कि हम फाइनेंस में भी उसमें काम कर रहे हैं जिसकी फ्यूचरिस्टिक डिमांड बढ़ने वाली है। क्योंकि 60% जो फाइनेंस मार्केट है आज एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड हो रही है, तो हम भी टोटली एआई वाला बोट ही लेकर आए हैं जो कि टोटली इसमें ट्रेडिंग, जिसमें लॉस होने के चांसेस बहुत रेयर हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। सो हम कोई पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं यूज कर रहे फाइनेंस में, फाइनेंस में भी बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। फिर थर्ड पॉइंट, राइजिंग रिटेल पार्टिसिपेशन। मोर देन 115 मिलियन न्यू रिटेल इन्वेस्टर्स हैव एंटर्ड द मार्केट इन लास्ट 5 years। मतलब कि फाइनेंस, लोगों को इन्वेस्टिंग के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, हमारा इंडिया की बात करूं, इंडिया में अप्रॉक्स मेरे ख्याल से 5 to 6% लोग हैं जिन्होंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट की है। अमेरिका की बात करें, 54% के करीब लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी बहुत सारा गैप पड़ा है, धीरे धीरे जब ये गैप फिल होगा ना, लोगों को नॉलेज आएगी। जैसे मेरे ख्याल से कुछ लोग तो हमारे साथ काफी पुराने भी हो गए, लेकिन बड़े लोग हैं जो जूम कॉल्स पर न्यू आते हैं, जिनको वरिंदर सर और अनुराग सर काफी नॉलेज देते हैं। ये इस नॉलेज के साथ ही आप एज अ इन्वेस्टर बनकर मार्केट में आते हो, आपको नॉलेज मिलती है कि हाँ भाई ऐसी भी मार्केट होती है, हमें भी एंटर होना चाहिए, दूसरे लोग पैसा बनाते हैं तो हमें भी एंटर होना चाहिए। धीरे धीरे ये मार्केट बड़ी होती जा रही है और आगे आने वाले 5 सालों में ये मार्केट की जो ग्रोथ है वो अनएक्सपेक्टेड होगी, काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। जैसे जैसे रिटेल इन्वेस्टर बढ़ेंगे, मार्केट का साइज भी बढ़ेगा, मार्केट का साइज बढ़ेगा, ऑब्वियसली प्रॉफिट्स बहुत बढ़ने वाले हैं। सो मेरे ख्याल से आपको क्लियरेंस होगी कि जो सेक्टर में हमारी कंपनी काम कर रही है, फाइनेंस और टेक में, वो दोनों की डिमांड कितनी बड़ी है। सो कंपनी ने एक बहुत बड़ा, बहुत ही ब्रिलियंट सेक्टर को चूज किया है। सेक्टर वाइज मैं इसको 100 पॉइंट्स दूंगा कि हम बिल्कुल सही सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। फिर दूसरा था कोर ऑफरिंग्स। बिजनेस मॉडल में हम देखते हैं कि भाई ठीक है, सेक्टर अच्छा है, सेक्टर की आपने बात की, बहुत अच्छा सेक्टर चुना है, लेकिन कंपनी हमें दे क्या रही है, कोर ऑफरिंग्स क्या दे रही है। ठीक है, सबसे पहली कोर ऑफरिंग, इसमें मैं कुछ कम टाइम लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एआई ड्रिवन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जिसे हम प्रोबोटेक्स कहते हैं। प्रोबोटेक्स के ऊपर डिटेल्ड जूम वीडियोस होती हैं, आपको पता है, वहां पे फंड्स को ट्रेड किया जाता है और एक अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए जाते हैं। सबसे पहला कोर ऑफरिंग है, आपको एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो आप गूगल पे सर्च कीजिए कि आज के समय में कितने लोग ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हैं, आपको रियल ग्रोथ दिख जाएगी कि कितने लोग ट्रेडिंग की तरफ जाना पसंद कर रहे हैं, कितने लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना पसंद कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको 8% के करीब मंथली रिटर्न्स मिल रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़े रिटर्न्स होते हैं।
दूसरा, टोकन बेस्ड इकोसिस्टम, मतलब कि कंपनी का जो एक शेयर है, मीन्स कि आप समझते हो कि जब हम शेयर की बात करते हैं, आप शेयर मार्केट की बात करें, किसी भी एप्पल का शेयर, आप एप्पल कंपनी तो नहीं खरीद सकते लेकिन एप्पल के शेयर खरीद सकते हो। जब एप्पल कंपनी आई थी ना, स्टार्टिंग में एप्पल कंपनी क्या करती थी, वो नए जो एम्प्लॉयज थे उनको सैलरी तो देती थी, लेकिन तब कंपनी इतनी बड़ी नहीं थी स्टार्टिंग फेज में, तो वो क्या करती थी, अपने एम्प्लॉयज को थोड़े थोड़े शेयर भी देती थी। ठीक है। तो वो जो एम्प्लॉयज थे ना, उनके ऊपर होता था कि भाई हमारे पास शेयर आ गए, या तो सेल करके पैसे ले लें, ठीक है, या इसको होल्ड कर लें, कोई बात नहीं, जब बढ़ेगी हम बेच देंगे उन्हें। उससे क्या, जिन लोगों ने वहां पे बेचे शेयर, तो उन्होंने ठीक है कि उतना पैसा ले लिया, लेकिन जिन्होंने उन कंपनी में बिलीव किया कि भाई नहीं, ये एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, इसकी ग्रोथ बहुत बड़ी है, तो उनके पास आज दुनिया के सबसे बड़े रिटर्न्स हैं। वो जॉब करने वाले आज मिलियनर बिलियनर होंगे, क्योंकि उन्होंने ट्रस्ट किया, उनको पता है कि भाई इस बिजनेस मॉडल को कंपनी लेकर आई है, और स्टार्टिंग में ही कंपनी उनको फ्री की तरह अपना शेयर दे रही है। उसी तरीके से कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का टोकन बेस्ड इकोसिस्टम है। कंपनी ने टोकन बना दिया, कंपनी ने अपना एम कॉइन बना दिया, कंपनी ने अपना एक राइजर बना दिया, जिनके ऊपर कंपनी टोटली काम कर रही है। एम कॉइन ही कंपनी का मेन कॉइन है, जिसके ऊपर गैस फी लगेगी, सारे काम हो गए। राइजर जो मेटावर्स का मेन कॉइन है, वहां पे सारे काम होंगे। ठीक है। जो प्रोडक्ट्स है वो डिफरेंट हैं। प्रोडक्ट्स तो चीजें बेची जाएंगी, खरीदी जाएंगी, लेकिन उनका जो इंटरमीडिएटर का सोर्स रहेगा ना, ये कॉइन्स रहेंगे, और इनकी एक मार्केट में वैल्यू है। आज मार्केट में यूटिलिटी नहीं है। जैसे मैं एप्पल की बात कर रहा हूँ ना, एप्पल को आप इतने पीछे साल, जब फोन्स, मोबाइल फोन्स कोई नहीं यूज करता था, तब उनकी डिमांड नहीं थी, लेकिन तब वो फ्री की तरह अपने शेयर दे रहे थे। आज भी ये टोकन्स है ना, फ्री की तरह मिल रहे हैं, क्योंकि आज इनकी डिमांड नहीं है, लेकिन कंपनी उस सेक्टर में काम कर रही है जिनकी फ्यूचरिस्टिक डिमांड रहने वाली है। सो आपको एक फ्री की तरह शेयर्स मिल रहे हैं, जिनकी फ्यूचर में बहुत बड़ी ग्रोथ हो सकती है, जैसे जैसे कंपनी डेवलप करेगी। ठीक है। सेकंड कोर ऑफरिंग हमें कंपनी क्या दे रही है, अपनी शेयर्स दे रही है, कि भाई अगर आपको चाहिए, आपको हमारी कंपनी में बिलीव है, आप हमारे शेयर लीजिए। अगर आपको प्रॉफिट चाहिए, तो आपके पास एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, आप ट्रेडिंग कीजिए। थर्ड, हमें मेटावर्स इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। हमें एक मेटावर्स, जैसे मैंने बात की ना, फेसबुक टोटली मेटावर्स के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है। उसको पता है कि आने वाले टाइम में लोग टोटली मेटावर्स में लिव करेंगे। आज तो हम फेसबुक खोलते हैं, एक दूसरे की बस फोटो लाइक करते हैं, देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं। आने वाले टाइम में हम इंटरेक्ट करेंगे, एंक लगाकर, वो चश्मा लगाकर, स्पेक्स लगाकर, एक दूसरे को लाइव सामने बैठा देखकर बातें कर सकते हैं, खेल सकते हैं, सब कुछ होगा। ये फ्यूचर में होने वाला है, हो भी रहा है कई थावों पे तो, लेकिन इसकी आने वाले समय में डिमांड बढ़ने वाली है। और सेम कंपनी जो मेटावर्स लेकर आ चुकी है, बना रही है, इसमें फेस वन पे काम चल रहा है, फेस वन बन चुका है, फेस टू पे काम चल रहा है। ठीक है। सो इस मेटावर्स में आप लैंड भी बाय कर सकते हो, आप अपने घर बना सकते हो, आप अपना ऑफिस बना सकते हो, आप कोई भी गेम खेल सकते हो। सो आपको मेटावर्स मिल रहा है। ठीक है। फोर्थ, आपको फाइनेंशियल लिटरेसी और कम्युनिटी सपोर्ट, एक बहुत बड़ा पॉइंट है। देखो, बड़ी कंपनीज होती हैं जो फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं देती। अभी आपको देखो, जहां पे रोज जूम कॉल्स होती हैं, ठीक है, आप अगर क्लियोस प्लेटफॉर्म पे जाओगे, वहां पे आपको ट्रेडिंग सिखाई जाती है। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं भाई, आपको वहां पे ट्रेडिंग मिल जाएगी। आपको अगर टेक की नॉलेज लेनी है, वरिंदर सर बैठे हैं, साइवन सर बैठे हैं, सॉरी, अनुराग सर बैठे हैं, तो ये आपको टोटली एजुकेट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आज भी आपको काफी सीखने को मिला होगा, और ये आपको बिल्कुल फ्री है। जो लोग सीखना चाहते हैं ना, ये कोर ऑफरिंग कंपनी फ्री में दे रही है, ताकि लोग एजुकेट हो मार्केट को लेकर। ठीक है। ये सर्विसेज कंपनी दे रही है। एड ऑन एक और सर्विस की बात करूं, जो है मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड एक बहुत बड़ी सर्विस है आज के समय में। जिनके पास मास्टर कार्ड है ना, उनको पता होगा कि उसकी कितनी बड़ी वैल्यू है। आप उसमें क्रिप्टो डालते हो, कहीं पे भी जाओ, स्वाइप करो, वहां पे आपकी जो लोकल करेंसी है वो आपकी कट जाएगी। आपको मीन्स कि क्रिप्टो के बदले आप जो भी चीज लेना चाहते हो आज के समय मार्केट में ले सकते हो, और ये ऑफरिंग कंपनी हमें दे रही है। सो सेकंड पॉइंट, कंपनी की जो कोर ऑफरिंग्स है ना, वो बहुत बड़ी है, बहुत ब्रिलियंट है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, मेरे ख्याल से टाइम हमारे पास ज्यादा नहीं है। फिर M20 वर्स, जिसकी मैं मेन बात कर रहा था, कि जो मेटावर्स की हम बात कर रहे थे, थर्ड पॉइंट मेटावर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें क्या होने वाला है, हमें कोर ऑफरिंग्स में एक तो गेमिंग खेलने को मिलेगी। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट गेम्स बन रही हैं। अगर आप
इनके इंस्टाग्राम पेज पे जाओगे ना, कल ही मेरे ख्याल से मैंने फोटो देखी, कल ही इन्होंने अपलोड किया है, एक प्लेग्राउंड बनाया टेनिस का। तो आप देखोगे कितने अच्छे ग्राफिक्स बनाए हैं। जो लोग मेटावर्स में जाकर गेमिंग करना चाहते हैं, आप जैसे मैं खेलना चाहता हूँ, मेरा कोई फ्रेंड भी खेलना चाहता है, हम एक दूसरे के साथ आकर कल को गेम्स खेल पाएंगे। टेनिस कोर्ट्स बने होंगे, कई डिफरेंट बैट बॉल का ग्राउंड बना होगा, डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स बने होंगे। आप जो खेल खेलना चाहते हो आप खेल सकते हो लाइव। फिर आप बिजनेस मीटिंग्स कर सकते हो वहां पे। फोर्थ आप थर्ड आप शॉपिंग भी कर सकते हो, शॉपिंग मॉल्स बनेंगे। काफी कुछ बनने जा रहा है, ये फ्यूचरिस्टिक बहुत बड़ा प्रोडक्ट रहने वाला है। फिर बात करें प्रोबोटेक्स की। प्रोबोटेक्स जैसे मैं आपको समझा चुका हूँ, प्रोफेशनल ट्रेडर्स की टीम हायर की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बॉट है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ हमारे पास एक एडवांस्ड ट्रेडिंग सिस्टम है। ठीक है। कंपनी के पास दो बहुत बड़ी कोर ऑफरिंग्स है, जो किसी भी आज के समय फ्यूचरिस्टिक डिमांड वाले एसेट से कम नहीं है। एक तो ट्रेडिंग, लोगों को फंड बनाने हैं, लोगों को पैसा बनाना है, कंपनी वो दे रही है। सेकंड कोर ऑफरिंग जो मैंने आपको कहा, मेटावर्स, जो आने वाले समय में जैसे फेसबुक दे रहा है सब कुछ, आप गेमिंग करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। एड ऑन आपको उसके शेयर भी मिल रहे हैं, जो राइजर और एम कॉइन के रूप में है, आप वो भी ले सकते हो। सो बहुत बड़ी कोर ऑफरिंग्स कंपनी प्रेजेंट टाइम दे रही है। फिर आता है थर्ड। थर्ड बिजनेस मॉडल का पॉइंट है इकोसिस्टम और रेवेन्यू मॉडल। जब हम बात करते हैं, ठीक है, कि कंपनी ने भाई अच्छे सेक्टर में काम कर रही है, ये भी मान लिया, कोर ऑफरिंग भी अच्छी कर रही है, लेकिन कंपनी कर क्यों रही है, कंपनी को क्या कमाई हो रही है, ये बहुत बड़ा पॉइंट आप चीज समझिए। खास करके मैं नेटवर्किंग की बात करता हूँ। मैं नेटवर्किंग में बहुत कम, काफी ज्यादा नॉलेज रखते हैं, लेकिन फिर भी मुझे कुछ पॉइंट क्लियर है कि बड़ी बार होता है नेटवर्किंग में, क्या होता है कि कुछ कंपनीज बंद हो जाती हैं। ठीक है। उन कंपनीज में क्या होता है कि वो कंपनीज लोगों से पैसा लेती है, नीचे से नीचे आता है, वो एक टाइम नीचे से पैसा जाता है ऊपर वाले को जाता रहता है, और लास्ट टाइम जब ऊपर वाले चले जाते हैं तो नीचे वाले नील हो जाते हैं। रीजन क्या होता है उसके पीछे? उसके पीछे रीजन ये होता है कि उनके पास कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं होता। वो नीचे वाले लोगों के पैसे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि भाई नीचे से पैसा आएगा तो हमें बनेगा। हमारे पास कोई भी रेवेन्यू मॉडल नहीं है। अब पॉइंट समझिए, कंपनी जो नेटवर्किंग कर रही है ना, कंपनी का मेन मोटिव नेटवर्किंग से पैसा कमाना नहीं है। कंपनी के खुद के रेवेन्यू मॉडल है। जो नेटवर्किंग है ना, वो तो कंपनी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कंपनी का नेटवर्क, जितनी बड़े नेटवर्क्स होते हैं उतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है। वो तो आपको बेनिफिट्स देने के लिए कि भाई जितने हमारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको बेनिफिट होना चाहिए, उनको पता चलना चाहिए हमारी कंपनी उनको कितने बड़े बेनिफिट्स दे रही है। सो कंपनी के पास ऐसा क्या रेवेन्यू मॉडल है कि कंपनी को वो चीज करने की जरूरत नहीं है जो दूसरी कुछ कंपनीज करती हैं, जो लास्ट में चली जाती हैं। बड़े लोगों के माइंड में रहता है कि भाई कल को कंपनी चलेगी, क्यों जाएगी, क्योंकि क्यों सॉरी क्यों चली जाती है, क्योंकि उनके पास कोई भी रेवेन्यू मॉडल नहीं होता, वो लोगों के पैसे के। हमारी कंपनी के पास क्या है? सबसे पहली बात करें, राइजर। जैसे मैंने कहा कि राइजर कंपनी का शेयर है। ठीक है। कल को राइजर क्या है? कंपनी का टोकन है। कल को मेटावर्स बनेगा, मेटावर्स के ऊपर जो भी चीजें बाय सेल होंगी तो वो राइजर से होंगी। राइजर की डिमांड बढ़ेगी, जब राइजर की डिमांड बढ़ेगी सबसे ज्यादा बेनिफिट, सबसे ज्यादा बड़ी होल्डिंग किसके पास है? क्या आपके पास होल्डिंग है राइजर की इतनी? सबसे बड़ी होल्डिंग कंपनी के पास, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कंपनी को ही होने वाला है। सो सबसे ज्यादा शेयर कंपनी के पास है। जब राइजर बिकेगा, जब राइजर की डिमांड, मेटावर्स में गेमिंग होगी, बिजनेस होंगे, सबसे ज्यादा कमाई कंपनी को होगी। दूसरा, प्रोबोटेक्स। प्रोबोटेक्स में क्या होता है? ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग में आपको फंड्स बनाकर दे रही है। ठीक है। क्या कंपनी सिर्फ आपको ही फंड बनाकर दे रही है? क्योंकि ट्रेडर जो कंपनी ने हायर किए हैं वो एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं। ठीक है। ट्रेडिंग से क्या होता है कि आपको एक परफेक्ट वैल्यू मिल रही है, लेकिन कंपनी वहां से भी अच्छे रेवेन्यू, खुद के फंड्स को भी ट्रेड कर रही है, खुद के फंड्स को ट्रेड करके बहुत बड़ी अमाउंट निकाल रही है। थर्ड, टोकन लैब। कंपनी के पास अगर आज के समय में आप अपनी क्रिप्टो बनाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं मार्केट में अपनी क्रिप्टो लॉन्च करना चाहता हूं, तो मुझे कहीं से तो बनानी पड़ेगी ना। कंपनी वो अपॉर्चुनिटी दे रही है कि भाई आप बना लो, लेकिन कंपनी उसके लिए चार्ज करती है। टोकन लैब सबसे बड़ा इनकम सोर्स। एम कॉइन, एम कॉइन तो कंपनी का मेन एसेट है ना, सबसे बड़ा एसेट है। कल के समय, कल को जब इस ब्लॉकचेन में आपको कुछ भी करना है, कोई भी नई ब्लॉकचेन लेकर आनी, कुछ भी करना है, ठीक है, एक्स वाई जेड, उसमें गैस फी लगनी है, वो एम कॉइन के रूप में होगी। तो सबसे बड़ी एम कॉइन की होल्डिंग कंपनी के पास है।
सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल कंपनी के पास ही रहने वाला M20 कार्ड। जो मैंने मास्टर कार्ड की बात की थी, मास्टर कार्ड से क्या है, हम इनकम जनरेट सॉरी पैसे को ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं कंपनी एक फीस चार्ज करती है। कंपनी को वहां से भी कमाई होती है, कंपनी वहां से भी रेवेन्यू जनरेट कर रही है। M20 चेन उनकी ब्लॉकचेन है, कल को उनकी ब्लॉकचेन के ऊपर कितने प्रोडक्ट्स आएंगे, सारी कमाई कंपनी को होगी। M20 इकोसिस्टम डिवर्सिफाइड इकोसिस्टम है। मेटाराइज, जो हम इनके M20 वर्स की बात करते हैं, M20 वर्स में जब कोई गेमिंग होगी, आपको घर खरीदना है, आपको कोई गेम खेलनी है, कुछ ना कुछ तो आपको पे करना पड़ेगा ना, तो वो कमाई किसको होगी, कंपनी को होगी। कंपनी के पास रेवेन्यू मॉडल है, कंपनी के पास खुद की एक्सचेंज है, ट्रेडबिट। ट्रेडबिट में आप कुछ भी बाय करते हो, कुछ भी सेल करते हो, ट्रेडिंग करते हो, कंपनी को वहां पे एक कमीशन जनरेट होता है, कंपनी को वहां पे भी कमाई है। क्लियोस प्रो जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो आपको सिखाता है, अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है जाओ सीखो, बड़े लोग आज के समय में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। मैं खुद की बात करूं, मैंने जब ट्रेडिंग सीखी आज से 5-6 साल हो गए मुझे ट्रेडिंग सीखते हुए। चलो आज के समय में मैं बुक्स की तरफ काफी फोकस करता हूं। मैं खुद की बात करूं, मैंने लैक्स ऑफ रुपीज, 1-2 लाख तो समझ के चलो, मैंने सिर्फ कोर्सेज के ऊपर लगाए हैं भाई। मुझे ट्रेडिंग सीखनी है, कभी किसी पर्सन से सीखता था, कभी किसी पर्सन से सीखता था भाई, मुझे पता चले ट्रेडिंग होती कैसे है। तो हम पे करते हैं, उस बंदे को तो रेवेन्यू बन रहा है ना। सो कंपनी भी ये अपॉर्चुनिटी दे रही है, भैया आपको ट्रेडिंग सीखनी है, हमारे पास क्लासेस हैं, आप आइए हम सिखाते हैं। इंग्लिश में सीखनी है इंग्लिश में सीखिए, हिंदी में सीखनी है हिंदी में सीखिए। कंपनी के पास टोटली एक रेवेन्यू मॉडल है, कंपनी को आपके फंड्स के ऊपर रिलाय होने की जरूरत नहीं है। कंपनी टोटली एक रेवेन्यू मॉडल बनाकर बैठी है, जिससे ये जाहिर होता है कि कंपनी का अपना एक विजन है। ठीक है, कंपनी खुद लंबा समय टिकना चाहती है, वो आपके फंड के ऊपर टिकना नहीं चाहती, खुद के रेवेन्यूज के ऊपर टिकना चाहती है। ठीक है, सो कंपनी का इकोसिस्टम और रेवेन्यू। फिर चौथा पॉइंट है वैल्यू प्रोपोजिशन। अब बात आती है, ठीक है आपने कह दिया कि कंपनी के कोर ऑफरिंग्स भी अच्छी है, कंपनी का सेक्टर भी अच्छा है, और थर्ड जो हमने पॉइंट शेयर किया था इकोसिस्टम और रेवेन्यू मॉडल भी अच्छा है। लेकिन हमारे लिए इसमें क्या है, मेरे लिए इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अभी आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई हमारे लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना, मुझे इससे क्या मिलेगा अगर मैं एंटर हो गया। तो कंपनी आपको क्या दे रही है, मेरे लिए क्या इसमें वैल्यू निकल कर आ रही है। सबसे पहला, सस्टेनेबल मंथली रिटर्न्स। जो लोग रेगुलर रिटर्न्स चाहते हैं, ठीक है, वो प्रोबोटेक्स में जा सकते हैं, वहां पे कंपनी एक वैल्यू दे रही है आपको, 8% मंथली रिटर्न्स दे रहे हैं। ठीक है, जो Wealth25 में जाते हैं, जो लोग Wealth25 में नहीं जाना चाहते, ट्रेडिंग स्लॉट में जाना चाहते हैं, वहां पे 3 to 5% कंपनी प्रॉफिट जनरेट करके देती है। सबसे पहला आपको जो कंपनी वैल्यू दे रही है, अगर आप जे फंड्स को अपने को ट्रेड करना चाहते हो, आप इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है, अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हो। दूसरा, आपको इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम मिल रहा है, अ सीमलेस प्लेटफॉर्म ऑफरिंग ट्रेडिंग, टोकन यूटिलिटी, मेटावर्स एक्सेस एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट ऑल अंडर वन रूफ। आज के समय में आपको ये सभी चीजें एक जगह पे नहीं मिलेंगी रियली। अगर आप टेक की तरफ जाओगे वहां पे अकेला टेक रह जाएगा, फाइनेंस की तरफ जाओगे अकेला फाइनेंस रह जाएगा। यहाँ पे आपको कंबाइन सभी चीजें एक रूफ के नीचे मिल रही हैं। ठीक है, कुछ लोगों को ये होता है कि भाई मैं शेयर्स कंपनी के खरीदना चाहता हूँ, लंबा समय होल्ड करना चाहता हूँ, अपॉर्चुनिटी है। कुछ लोग ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी है। कुछ लोग सीखना चाहते हैं, ये सब कुछ आपको एक रूफ के नीचे मिल रहा है, ये आपके लिए बहुत बड़ी वैल्यू है। थर्ड थर्ड सबसे मेन पॉइंट है अर्ली स्टेज एडवांटेज। अब क्या होता है, पॉइंट समझिए। अब बड़े लोग ये कहते हैं कि भाई आ, हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, जैसे हम एप्पल की बात कर रहे थे, हम एप्पल का एग्जांपल लेकर चलते हैं। एप्पल का शेयर जब कंपनी आई तब खरीदे होते, आज तो वो मिलियंस के रिटर्न दे रही है, लेकिन अगर आज खरीदें, वो कंपनी बहुत महंगी हो चुकी है, आप उतने सालों में उतने बड़े रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगले 10 साल में मैं यही सोचता हूँ ये 2-3x हो जाए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसका मार्केट कैप बहुत बड़ा है। ठीक है, सो जो इनिशियल स्टेज होता है ना, जब हम अर्ली स्टेज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब भी आपके चांसेस होते हैं कि आपको बड़े रिटर्न्स बन सकते हैं। सो कंपनी रिसेंटली किस स्टेज में है, आपको ये पता होना चाहिए। ये तो पूरी स्टेबल हो चुकी है, ये एक दरख्त बन चुका है जो पक चुका है। लेकिन जो मीथर कंपनी है ना, ये एक अभी छोटा पौधा है जो बढ़ रहा है, ये ग्रोइंग फेज में है। हम अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट में है, जितना ज्यादा कह लो कि हम पानी डालेंगे उतनी ज्यादा हमें ग्रोथ मिलेगी। अर्ली स्टेज में जो इसमें एंटर होगा, लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा बेनिफिट वही लेगा। ठीक है, सो अभी ये हमें अर्ली स्टेज एडवांटेज दे रहा है, क्योंकि आज के समय में यूटिलिटी भी नहीं आई।
यूटिलिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2030 में एक अच्छी यूटिलिटी आ जाएगी। उसके बाद इसकी ग्रोथ बहुत बड़ी होने वाली है, ठीक है। फिर फोर्थ हमें वैल्यू क्या मिल रही है, फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर। कि भाई जिन हम फ्यूचर की प्रोडक्ट बात करते हैं, जिसमें फेसबुक काम कर रहा है वेब 3.0 में, एआई टेक्नोलॉजी में, मेटावर्स में, ये सभी प्रोडक्ट्स की हम बात करते हैं कि ये फ्यूचर में आने वाले हैं, इनकी डिमांड रहने वाली है। और ये हमें इस कंपनी में बने बनाए मिल रहे हैं, समझ रहे हो। हम हमें ये कंपनी को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कंपनी उसके साथ टाई अप करेगी, ये बनाएगी, जहाँ एआई टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन करेगी फिर करेगी। कंपनी इनके साथ काम कर रही है, हमारे फ्यूचर रेडी प्रोडक्ट्स इनके पास हैं। सबसे बड़ी हमें वैल्यू मिल रही है, हमें ये सोचने की जरूरत नहीं कि कल को ये किसी के साथ कोलैब करेंगे। सो ये चौथी सबसे बड़ी हमारे पास वैल्यू प्रोपोजिशन थी। फिर हम बात करते हैं फिफ्थ, कि भाई बिजनेस मॉडल में जब हम बात करते हैं कि कंपनी के जो पार्टनर्स, जो आपके सर्कल है, ठीक है। आपकी एक्चुअली में वैल्यू कहाँ से पता चलती है, अगर आप हो ना, आप कैसे सिटिंग में बैठते हो, कैसे संगत में बैठते हो, वो भी काफी ज्यादा डिफाइन करता है कि आप कैसे पर्सन हो। अगर आपके पार्टनर अच्छे हैं, आपके पार्टनर स्ट्रांग है, तो रियली पता चलता है कि आपकी वैल्यू भी बहुत बड़ी है, ठीक है। अगर आपके पार्टनर स्ट्रांग है और अगर आपकी वर्द नहीं है ना, वो आपको कभी भी बैठने भी नहीं देंगे साथ में। अगर आपके एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स हैं, वो दिखाता है कि आप किस लेवल पे बैठे हो। अगर रिसेंटली आप पार्टनर्स देखें, तो यहाँ पे मेंशन है मोची, फ्रैंक मुलर का तो आपको पता है, टॉप रिचेस्ट घड़ियों के ब्रांड में आती है। सस्ती सस्ती घड़ी भी लाखों में है इनकी, और महंगी तो करोड़ों में जाती है, ठीक है। स्क्वायर लीगल, जो मेरे ख्याल से जो लीगल ब्लॉकचेन्स के डाटा को संभालता है, उनके साथ भी इनका पार्टनर्स हैं वो इनके। फिर बात करूं मास्टर कार्ड, सबसे बड़ा एक कुछ अदर बात करते हैं मास्टर कार्ड। इसमें अगर हम फोर्थ पॉइंट पे जाए ना, जो मैं सबसे बड़े पार्टनर की बात करने जा रहा हूं, मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड मास्टर कार्ड इतना बड़ा पार्टनर है, अगर आप सर्च करेंगे ना, फिर मैं आपको एक बार लेकर जाना चाहता हूँ उसी में स्लाइड पे, ताकि आप बेटर समझ सके। ये वो कंपनीज हैं जो रिचेस्ट कंपनीज हैं, जो मैं आपको बता रहा था। अगर इसमें हम मास्टर कार्ड की रैंक देखें, मास्टर कार्ड किस रैंक पे आती है, 19th। दुनिया की 19th रिचेस्ट कंपनी इनकी पार्टनर है, क्योंकि जो मास्टर कार्ड है उनसे उन्होंने प्रोडक्ट लिया है, तो वो पार्टनर है इनकी। दुनिया की 19th रिचेस्ट कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना जी छोटी मोटी बात नहीं है, जिस दिखाता है कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है, ठीक है। जैसे इंडिया की हम बात करते हैं, रिलायंस इंडिया की सबसे टॉप कंपनी है रिलायंस। अगर हम उसकी भी बात करें ना, उसकी रैंक प्रेजेंट टाइम 57th रैंक है। और ये हमारी मास्टर कार्ड कंपनी किस रैंक पे है, 19th रैंक पे। ये पार्टनर है, स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स डिफाइन करते हैं कि कंपनी खुद कितनी स्ट्रांग है। यहां से आपको क्लियरेंस होनी चाहिए। फिर अनदर पार्टनर्स इनके, गीगा स्पीड, हमें पता है कि ये वर्चुअल प्रोडक्ट्स भी सेल करते हैं, ठीक है। फैन फैन भी वो जो लिथियम की बैटरी के ऊपर काम करते हैं, मैजिक एसी जो बहुत कम बिजली खाते हैं, फ्रैंक मूलर। क्लियोस प्रो, जो अभी मैंने बताया कि क्लियोस प्रो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, बहुत बड़े ट्रेडर्स हैं जो एफसीए के द्वारा रेगुलेटेड है, वो इनके पार्टनर्स हैं। साथ में ये पार्टनर्स, डिप्लाई इनका पार्टनर है। ये पार्टनर्स आप सर्च कीजिए इनके बारे में, अगर मैं बताने लगा तो काफी डिटेल में चले जाएंगे, हमारे पास टाइम इतना नहीं है। ये इनके स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स हैं। फिर हम बात करते हैं कि कंपनी के पास जे एक्चुअली फंडामेंटल्स का भी पार्ट है, आप बिजनेस मॉडल में भी गिन सकते हो और फंडामेंटल्स में भी गिन सकते हो। बेटर हम इसे फंडामेंटल्स में भी समझेंगे कि मोट मोट क्या होता है। ठीक है कि भाई आपने बता दिया टेक सेक्टर में काम करता है, कोर ऑफरिंग भी बहुत अच्छी है, सब कुछ इनका सब कुछ अच्छा है। लेकिन इनके पास मोट क्या है, क्योंकि ऐसी फील्ड्स में तो और भी कई कंपनीज काम करती होंगी ना। वेब 3.0 की जब हम बात करते हैं, क्रिप्टोज की बात करते हैं, बाइनेंस है, क्वाइन, कई एक्सचेंजेस और भी हैं, आप एक्सचेंज की बात करते हो, कई क्रिप्टोज और भी हैं, कई शायद और भी मेटावर्स बना रही होंगी। लेकिन आपके पास मोड क्या है, मोड का मतलब होता है कि आपके पास कुछ ऐसी एडवांटेज होना जो दूसरों के पास नहीं है। जैसे आप ये फोटो देख रहे हो, ये मैं कई लोग, मोड का ये मतलब होता है कि ये आपका महल है, बीच में साइड में वो पानी। ये पुराने टाइम में जब जंग होते ना, युद्ध होते थे, तो वो क्या करते थे, अपने महल के सराउंडिंग में पानी डाल देते थे, ताकि जो दुश्मन है वो साइड से हमला ना कर पाए। उनके पास एक ही रास्ता हो एंटर करने का, और अगर एक ही रास्ता होगा तो वो बहुत मुश्किल होगा उनको इनके महल को भेदना,
ठीक है। सो ये होता है मोट, जिसे हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर कोई हमला करने आएगा तो बहुत हद तक चांसेस है कि ये महल नहीं गिरेगा। अगर ये चीज नहीं होगी, पानी नहीं होगा, तो इसके गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है। सो हमारी हर कंपनी के पास कोई ना कोई मोड होना चाहिए। जैसे एप्पल की कंपनी, फिर एप्पल की तरफ आ रहा हूँ। एप्पल के पास मोड क्या है? एप्पल के पास सबसे बड़ा मोड है कि देखिए, मोड एक ऐसी बड़ी चीज है जिसके साथ आपको प्राइसिंग पावर मिलती है। प्राइसिंग पावर का मतलब कि अगर आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा भी दो ना, महंगा भी कर दो, तब भी मार्केट में बिके। एप्पल का फोन दूसरे फोन में भी वही काम है, एप्पल के फोन में भी वही काम है, लेकिन ये महंगा होकर दूसरे फोन से फिर भी ज्यादा बिकता है। क्यों बिकता है? मोट है। जो ये सर्विस दे रहे हैं ना, वो किसी के पास नहीं है। जो ये सिक्योरिटी दे रहे हैं, वो दूसरे फोन्स के पास नहीं है। जो ये चीज प्रोवाइड कर रहा है ना, ड्यूरेबिलिटी, वो दूसरे फोन नहीं दे पा रहे। ये सबसे बड़ा मोटा है इसके पास। तभी इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा बिकता है। सो हम बात करते हैं कि हमारी कंपनी के पास क्या मोड है। जब हम मोड्स की बात करते हैं ना, सबसे पहले मोड की बात करें, इकोसिस्टम। डिवर्सिफाइड रेवेन्यू मॉडल है हमारे पास। मीन्स की डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हमें रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, प्रोबोटेक्स खुद की ब्लॉकचेन है, इनका अपनी एक्सचेंज है। डिफरेंट इकोसिस्टम है। ये नहीं गा कि एक प्रोडक्ट से ये कमाई कर रहे हैं। अगर एक प्रोडक्ट बंद भी होता है, जैसे टाटा की बात करो, टाटा क्या एक ही सेक्टर में काम करती है? टाटा स्टील है, टाटा मोटर है, टाटा केमिकल है। ठीक है। ऐसे टाटा के कई ब्रांड्स हैं। वैसे ही कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में काम करती है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से कमाई कर रही है। अगर बाई चांस एक प्रोडक्ट में दिक्कत भी आती है, तो बाकी प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी और भी प्रोडक्ट्स कल को इकोसिस्टम में ऐड करेगी। क्यों ऐड करेगी? कंपनी को रेवेन्यू चाहिए। और कंपनी टोटली एक इकोसिस्टम को बिल्ड कर रही है, चाहे वो वर्चुअल प्रोडक्ट्स हो, चाहे फिजिकल प्रोडक्ट्स हो। फिर दूसरा, कंपनी जिस टेक्नोलॉजी में काम कर रही है, हमें पता है कि टेक्नोलॉजी में काम कर रही है, लेकिन वो कौन सी टेक्नोलॉजी है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ये भी सबसे बड़ा मोड है कि कंपनी उस टेक्नोलॉजी में काम नहीं कर रही जो पुराने समय में यूज होती थी। उस टेक्नोलॉजी में काम कर रही है जिसकी आने वाले समय में डिमांड रहने वाली है। चाहे आप Amazon की बात कीजिए, फेसबुक की बात कीजिए, ये सभी वेब 3.0 के ऊपर काम कर रहे हैं। और सेम हमारी कंपनी भी इसी के ऊपर काम कर रही है। ये सबसे बड़ा मोड है। ऐसी मिलेंगी जो किसी कंपनी के साथ कोलैब करके उनके मेटावर्स के ऊपर काम कर रही है। हेलो सर, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रही है कि आपका नेट अनस्टेबल है, लेकिन मेरी आवाज आ रही है? बीच में तो हल्का सा ब्रेक हुआ था, लेकिन वॉइस इज क्लियर नाउ। ओके ओके सर, जी थैंक यू। जी। सो कंपनी के पास खुद का मेटावर्स है। ये किसी और के मेटावर्स के साथ कोलैब नहीं कर रहा कि भाई आप हमें मेटावर्स दीजिए, आपके साथ कोलैब करके हम 5-6 जाने बैठकर। ये खुद का मेटावर्स तैयार कर रही हैं, खुद ओनर होंगे उसके। ये सबसे बड़ा प्रोडक्ट है इनका मेटावर्स। ठीक है। सो अगर ये सबसे बड़ा, ये इनका बहुत बड़ा मोड रहने वाला है। आप अभी देखिए, बाइनेंस, बाइनेंस की एक्सचेंज है, लेकिन उनका मेटावर्स तो नहीं है। बड़े ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके बड़े बड़े नाम तो जरूर है, लेकिन उनके पास इकोसिस्टम नहीं है, जिनकी हम पहले नंबर पे बात की, क्योंकि ना तो उनके पास अपना मेटावर्स है। कंपनी यहाँ पे खुद का मेटावर्स भी बना रही है, हर फील्ड में आगे आना चाह रही है। चौथा, कंपनी सिर्फ टेक सेक्टर में काम नहीं कर रही, प्रोबोट एक्स के ऊपर भी काम कर रही है। ठीक है। जो सबसे बड़ा उनका प्रोप्राइटरी टेक है, जहां से वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले रही है, लेकर जा रही है। आपको प्रॉफिट चाहिए मंथली, ओके, आप लीजिए। सबसे बड़ा मोड है। बड़े रेयरली प्रोडक्ट्स होते हैं जो वेब 3.0 में भी काम कर रहे हैं, टेक में भी काम कर रहे हैं, साथ में आपको फाइनेंस के सेक्टर में भी लेकर जा रहे हैं। पांचवा, कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग पैट पार्टनर्स भी हैं। मैं आपको दिखा चुका हूं कि जो कंपनी के ऊपर ट्रस्ट भी बिल्ड कराते हैं, ब्रांड वैल्यू भी बिल्ड कराते हैं। फ्रैंक मुलर, मास्टर कार्ड, ये छोटे नाम नहीं है, ये दिखाते हैं कि कंपनी कहाँ पे स्टैंड कर रही है। मास्टर कार्ड, 6वां पॉइंट, मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड आपको बताया कि छोटी मोटी चीज नहीं है। आप उसमें क्रिप्टो डालते हो, वो आपकी करेंसी में कन्वर्ट होता है, और आप फियाट करेंसी को कहीं भी स्वाइप करके यूटिलाइज कर सकते हो। ये बहुत बड़ा मोड है। रेयरली कोई कंपनीज होंगी जिनके पास ये वाला प्रोडक्ट होगा। खास करके क्रिप्टो मार्केट में आप देखें, आपको रेयरली मिलेगी कोई कंपनी जो मास्टर कार्ड के साथ ऐसा कोलैब करके बैठी होगी। लेकिन कंपनी इतनी एफर्ट्स की, जिसके कारण उनके पास ये मास्टर कार्ड आया। सातवां, नेटवर्क। बड़ी कंपनीज ऐसी भी होती हैं कि भाई प्रोडक्ट शुरू कर लिए, सब कुछ है, लेकिन उनके पास नेटवर्क नहीं है। रिसेंटली हमारी कंपनी इतना बड़ा नेटवर्क पहले ही बिल्ड कर चुकी है।
इतने लीडर्स हैं आगे, मेरे ख्याल से 35-40 लाख के ऊपर मेरे ख्याल से होना चाहिए हमारे पास जो कम्युनिटी है। बहुत बड़ा नेटवर्क है। हर कंपनी किस चीज से कामयाब होती है? अमेजोन किस चीज से काम है? नेटवर्क। जितने लोग उसके साथ जुड़े होंगे उतने ही कल को जाकर आपका वैल्यू बढ़ने वाली है। एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कंपनी मेटावर्स में कोई, एग्जाम्पल के रूप में एक बड़े ब्रांड के साथ कोलैब करती है, एडिडास, नाइकी, कोई भी XYZ आप ब्रांड का नाम लीजिए। वो कहती है कि हम आपके साथ कोलैब कर रहे हैं, आप हमारे मेटावर्स में आए, आपको हम मेटावर्स में जगह दे रहे हैं, आप यहाँ पे रहें, अपने प्रोडक्ट को सेल करें। तो एडिडास, नाइकी, वो आगे उनका क्वेश्चन पता क्या होगा? भाई आ तो जाएंगे, लेकिन हमारे लिए बेनिफिट क्या है, हमें क्या मिलेगा? ठीक है। उनको क्या चाहिए? उनको सिर्फ नेटवर्क चाहिए। कंपनी के पास नेटवर्क है, क्योंकि वही नेटवर्क वाले लोग जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, कल को वही ब्लॉकचेन के ऊपर आएंगे, वही राइजर को यूज करेंगे। उनको ये दिख रहा है अगर ये ब्लॉकचेन के ऊपर आते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ती है, तो वो ब्रांड्स भी इनके साथ कोलैब करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो नेटवर्क एक बहुत बड़ी चीज है जो कंपनी ने सबसे पहले ही क्रिएट कर लिया है, जो कंपनी का सबसे बड़ा एक मोट है। फिर रजिस्ट्रेशंस। रजिस्ट्रेशंस मींस कि आज के समय में अगर आप क्रिप्टोज की बात करें, कितनी क्रिप्टोज रेगुलेटेड हैं, किस कंट्री में रेगुलेटेड है, हमें कुछ नहीं पता। क्या वो रजिस्टर्ड भी हैं या नहीं है, हमें नहीं पता। लेकिन जो हमारे कंपनी के एसेट्स हैं वो टोटली रजिस्टर्ड है, जिनकी बात हम फंडामेंटल्स में करेंगे। एक्चुअली ये स्लाइड मुझे फंडामेंटल्स में शो करनी चाहिए थी, कोई बात नहीं, बिजनेस मॉडल में आ गई। लेकिन जो ये रजिस्ट्रेशन है ना, ये दिखाती है कि जो कंपनी के बैरियर्स हैं किसी कंट्री में काम करने के, उनको खत्म करती है। ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन, आप किसी भी, जैसे मैं डॉक्टर हूं, बिना सर्टिफिकेशन में के मैं इस कंट्री में काम नहीं कर सकता, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट चाहिए। आप अगर डॉक्टर नहीं हो, आप मेरी जगह पे काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर मेरे पास सर्टिफिकेशन है तो मैं खुल के काम कर सकता हूँ। सो कंपनी के पास रजिस्ट्रेशन है, उनकी बात मैं आगे की स्लाइड में करता हूँ, जिसके कारण कंपनी काफी ज्यादा खुल के काम कर सकती है। उनके पास बैरियर्स बहुत कम है, बैरियर्स को उन्होंने खत्म कर दिया। नाइन्थ, प्राइसिंग पावर। जैसे मैंने आपको कहा ना कि एप्पल के पास पावर है कि अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा सकते हैं। सो क्या कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है? ऑब्वियसली, क्योंकि कंपनी ने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। कंपनी एक मेटावर्स बना रहा है, फेसबुक एक मेटावर्स बना रहा है, आपको पता है कि सिक्स्थ दुनिया की रिचेस्ट कंपनी है। सो उसके प्रोडक्ट का प्राइस कैसे बढ़ेगा? कैसे उनमें प्राइसिंग बढ़ेगी? ऑब्वियसली जब उनकी डिमांड बढ़ेगी, कंपनी चाहे अपने मेटावर्स में जब उसकी डिमांड बढ़ेगी, जो भी प्राइस रखना चाहे रख सकती है, डिपेंड करेगा उसकी डिमांड के ऊपर। डिमांड आज नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में, फ्यूचर में वो डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि ये एक फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है टोटली। सो कंपनी के पास बहुत बड़े मोड्स हैं जो कंपनी को एक बहुत बड़ी वैल्यू देते हैं। ये है कंपनी के बिजनेस मॉडल। ठीक है। सेवंथ लास्ट पॉइंट, मैं बिजनेस मॉडल के ऊपर जाऊंगा, जल्दी कवर करते हैं। अब लास्ट पॉइंट आता है कि ठीक है कि बिजनेस मॉडल कंपनी के बहुत अच्छा है, लेकिन ये बिजनेस रुक ना जाए, इसको बढ़ाने के लिए कंपनी क्या कर रही है? ठीक है, बिजनेस चलता रहे, फ्यूचर में भी चलता रहे, कि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए टिकी रहे। मुझे यही चाहिए कि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए काम करे, कि मैं सेफली इसमें बैठा रहूं। ठीक है। कंपनी के पास टोटली एक रोड मैप्स है, कंपनी टोटली एक रोड मैप्स को बनाती है, जिसमें वो क्या करेगी आने वाले फ्यूचर में। सबसे पहले इकोसिस्टम डीपनिंग, एडिंग मोर ब्लॉकचेन इनेबल्ड फिजिकल एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स। आने वाले समय में कंपनी इन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर रुकने वाली नहीं है। कंपनी और भी फिजिकल प्रोडक्ट लेकर आएगी और भी डिजिटल प्रोडक्ट लेकर आएगी। आप देखते आ रहे होगे, आज से 2 साल पहले कंपनी के पास मास्टर कार्ड कहाँ पे था, लेकिन आज है। फ्रैंक मुलर के साथ कहाँ पे टाई अप था, आज है। ठीक है, बड़े प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके साथ उनका कोई टाई अप नहीं था, लेकिन आज उनके पास हैं। आज जो प्रोडक्ट्स नहीं है, आने वाले टाइम में वो भी होंगे, क्योंकि कंपनी अपने इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। रिसेंटली कंपनी बहुत बड़ा अपना ऑफिस बना रही है, क्यों बना रही है? वो भी तो एक एसेट ही है कंपनी का। जियोग्राफिकल एक्सपेंशन, टारगेटिंग इंटरनेशनल मार्केट विया पार्टनर्स एंड इवेंट्स। कंपनी सिर्फ एक कंट्री में काम नहीं कर रही, कंपनी हब कंपनी का कहाँ पे है? दुबई में। जहां से वो हर कंट्री में, यूरोप हो, फ्रांस हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, पता नहीं 180 कंट्रीज के करीब, हर कंट्री में कंपनी अप्रोच है कि हमारा इकोसिस्टम बढ़े। ठीक है। अपने आप को एक्सपैंड कर रही है, ये नहीं कि सिर्फ एक ही कम्युनिटी में, इंडिया के लोगों में, वहां पे ही हमने काम करना है। टोटली ऑल ओवर वर्ल्ड कंपनी काम कर रही है। कम्युनिटी इंपावरमेंट। देखो, अब कंपनी को अगर कम्युनिटी बढ़ानी है, जैसे मैंने कहा कि कंपनी की 35-40 लाख, शायद में भी ज्यादा, मेरे पास एक्चुअल डाटा नहीं है कि कंपनी के पास इतनी बड़ी कम्युनिटी है। क्या कंपनी इस कम्युनिटी के साथ सेटिस्फाई होगी? कल को कंपनी करोड़ में भी लेकर जाना चाहती है। कंपनी करोड़ में लेकर जाने के लिए क्या करेगी?
एम्पावरमेंट, क्या लोगों को ट्रेनिंग दे रही है। जैसे मैंने फिर बता रहा हूँ, अनुराग सर, साइवन सर क्या करते हैं, ये ट्रेनिंग ही तो दे रहे हैं आप लोगों को। ट्रेनिंग से क्या होता है, आप लोग जिनको लेकर आते हो वो लोग साथ में जुड़ते हैं, एजुकेट होते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी कम्युनिटी उतनी बड़ी होती जा रही है। सो कंपनी टोटली फोकस कर रही है कि हमारी कम्युनिटी को भी बढ़ाना है। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा, हर कंट्री में चल रहा है। हर कंट्री में इस कम्युनिटी को बड़ा करने की कोशिश की जा रही है। सो ये भी इनका ग्रोथ प्लान है। टोकन यूटिलिटी एक्सपेंशन, इन टोकन्स की यूटिलिटी, जैसे एम कॉइन की यूटिलिटी प्रेजेंट टाइम क्या है, आप मास्टर कार्ड में डालकर उसे यूज कर सकते हो। बहुत बड़ी यूटिलिटी है। क्या सिर्फ यही यूटिलिटी रहेगी? जब ब्लॉकचेन बन जाएगी, गैस फीस लगेंगी, और भी कई काम हो गए इस एम कॉइन के। आपको कोई ब्लॉकचेन के ऊपर कोई प्रोडक्ट बनाना है तो एम कॉइन लगेगा, तो उनकी यूटिलिटी बढ़ेगी। ऐसे ही राइजर की यूटिलिटी के एक्सपेंशन भी कंपनी बढ़ा रही है। AI, डीफाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के ऊपर भी काम कर रही है। फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, ठीक है, सीमलेस एवरीडे यूज इन मास्टर कार्ड। ठीक है, मींस कि मास्टर कार्ड, जैसे मैंने आपको कहा कि अपनी फाइनेंशियल, आप खुद को स्ट्रांग करने के लिए, फाइनेंशियली स्ट्रांग करने के लिए, जो लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए भी टूल्स लेकर आ रही है ताकि कंपनी ग्रो करती रहे। सो ये है कंपनी का बिजनेस मॉडल। सो कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल एस्टेब्लिश किया है। अभी आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई इस बिजनेस मॉडल के ऊपर कंपनी काम कर रही है। आपको प्रॉफिट्स को भूल जाइए, कंपनी क्या प्रॉफिट दे रही है, क्या कुछ कर रही है। सबसे पहले क्वेश्चन आपके ये होने चाहिए, क्या ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए आई है? क्या ये कंपनी सस्टेन है? कंपनी ने क्या एक अच्छा सेक्टर चुना है? कंपनी कितने लंबे समय के लिए चल सकती है? क्या कंपनी फ्यूचर प्रोडक्ट्स को लेकर आ रही है? अगर आपको इनकी क्लियरेंस है ना, तो रियली आपको बिल्कुल भी डर नहीं होगा, आप कॉन्फिडेंस के साथ इस कंपनी में काम कर पाओगे। लेकिन इन चीजों की क्लियरेंस आपको होनी चाहिए और आगे भी आपको एजुकेट करना चाहिए। सो ये तो थे कंपनी के बिजनेस मॉडल। सर, वीरेंद्र सर, हेलो, एक्सक्यूज मी सर। सर आवाज आ रही है मेरी? जी जगमीत सर। ओके ओके सर, ठीक है। सर मैं पूछ रहा था, टाइम ज्यादा तो नहीं हुआ? क्योंकि मैंने फंडामेंटल्स भी कवर करने थे, कहो तो मैं 15 मिनट में कवर कर लेता नहीं नहीं हूँ। सर, आप बिल्कुल कवर करें सर, आपका बहुत एक इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग सेशन चल रहा है ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। जो लोग भी टाइम दे रहे हैं मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ उनको। क्योंकि अगर आपको नॉलेज चाहिए ना, तो ये भी मैंने जल्दी में कवर करने की कोशिश की। अगर इसका बैठ कर टोटली बात करें तो ये 3-4 घंटों में भी ना खत्म हो। चलो हम टाइम नहीं लगाते जाता, आगे चलते हैं। ये तो था बिजनेस मॉडल की बात, कि ये दिखाता है कि कंपनी किस सेक्टर में काम कर रही है, क्या प्रोडक्ट्स हैं, कितनी स्ट्रांग है, ठीक है, क्या वो बिजनेस मॉडल फ्यूचर में चलने वाला है। ये आंसर्स आपको मिल चुके होंगे। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल्स के ऊपर। फंडामेंटल्स बिजनेस मॉडल से डिफरेंट कैसे होते हैं? फंडामेंटल्स का मतलब होता है, ठीक है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, लेकिन डीप इनसाइड कंपनी कितनी स्ट्रांग है। जैसे हम बात करते हैं कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, ठीक है, कंपनी के खुद प्रोडक्ट कैसे हैं, कंपनी की रजिस्ट्रेशंस कैसी हैं, कंपनी की सिक्योरिटी कैसी है, ठीक है, हमें कंपनी के जो एसेट्स हैं वो कैसे हैं, कंपनी की लाइबिलिटीज क्या हैं, वो चीजें हमें आ, पता चलती है फंडामेंटल्स के ऊपर। जैसे मैंने आपको कहा था कि आप गाड़ी खरीदने जाते हो, ठीक है, पहले तो आप डिसाइड करते हो किस कंपनी की खरीदनी है, उस कंपनी की ब्रांड वैल्यू क्या है, उस कंपनी की सर्विसेज क्या है। ये तो हो गया बिजनेस मॉडल। लेकिन जब आप उस कंपनी की स्पेसिफिक गाड़ी खरीदते हो, ठीक है, उस कंपनी का जो गाड़ी है उसके फीचर क्या है, कितनी कंफर्ट है, सिक्योरिटी कितनी है, ठीक है, क्या क्या उसमें टूल्स मिल रहे हैं, कंपनी, वो चीजें क्या आती हैं फंडामेंटल में। ये चीज होगी फंडामेंटल। और कंपनी सेक्टर्स होते हैं, वो होते हैं बिजनेस मॉडल। सो अब हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी कहाँ पे खड़ी है। फंडामेंटल फोकस ऑन द फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल हेल्थ ऑफ द कंपनी एंड द प्रोजेक्ट, जिसमें आपको कंपनी की रियल हेल्थ का पता चलेगा कि कंपनी कहाँ पे खड़ी है। हम बात करेंगे रजिस्टर्ड एंटाइटी की, कंप्लायंस इंश्योरेंस की, सिक्योरिटी एंड ऑडिट की, मैनेजमेंट की, रेवेन्यू जनरेशन सोर्सेज की, एसेट स्ट्रेंथ की, और इकोसिस्टम ग्रोथ एंड कम्युनिटी सपोर्ट की। शॉर्ट में कवर करने की कोशिश करूंगा ताकि आपका कीमती समय है वो भी मैं कम लूं, ज्यादा ना लूं। सो सबसे पहले हम बात करें रजिस्टर्ड एंटाइटी और कंप्लायंस इंश्योरेंस की। आपको पता है कि कोई भी कंपनी, जैसे मैंने कहा कि दुनिया में काम करना चाहती है,
उसकी रजिस्ट्रेशंस भी होनी चाहिए। रिसेंटली मैंने आपके साथ एक कंपनी के बारे में शेयर किया था शुरू में, उसका नाम भी बता देता हूँ आपको, ट्रेयर एनएफटी। मे भी शायद आप लोगों ने सुनी होगी, मार्केट में उसको इतना प्रमोट किया गया कि भाई ये कंपनी 45 डेज में पैसा डबल करती है। ठीक है, तो मेरे क्वेश्चन थे जिन लोगों को ये कह रहे थे कि भाई डबल हो जाएगा, मैंने उनको ये पूछा था भाई आप बता दीजिए उनका मैनेजमेंट क्या करता है, कंपनी रजिस्टर कहाँ है, आप कुछ तो बताइए ना। जब हम उस कंपनी के बारे में सर्च भी करते हैं ना, मैंने खुद भी सर्च किया था, तो वो कंपनी की लोकेशन पता क्या आ रही थी, रशिया में एक ऐसी जगह पे जहां पे एक स्कूल है, वो स्कूल की जगह को उन्होंने अपना ऑफिस शो किया हुआ है। और जब हम उनके जो मैनेजमेंट के सीईओ हैं उनको सर्च करते हैं, वो एक एआई इमेज थी। मतलब कि ना तो आपको उनके सीईओ दिख रहे हैं, ना ही आपको उनका मैनेजमेंट दिख रहा है, ना ही आपको उनकी लोकेशन परफेक्ट दिख रही है। लोग फिर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट दिख रहे हैं, वो प्रॉफिट्स के पीछे भाग रहे हैं, वो स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो तो पैसा डूबेगा ना, क्योंकि पीछे जो हस्ती है वही डुप्लीकेट है, आपको रजिस्ट्रेशन तो बहुत दूर की बात है। सो हम बात करते हैं कि हमारी कंपनी क्या टोटली रजिस्टर्ड है। सो बात करें सबसे पहले M20 चेन। कंपनी के जो पार्ट्स है ना, M20 चेन, मीथर, मीथर ITS, क्लियोस, ये सभी रजिस्टर्ड है। अगर M20 चेन की बात करें, ये BVI में रजिस्टर्ड है, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड। ठीक है, आप सर्च करना ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के बारे में, सबसे पहले हमारी M20 चेन वहीं पे रजिस्टर्ड हुई थी। और ये BVI एक ऐसी जगह है जहां पे क्रिप्टो का आप कह सकते हो एक घर है, गढ़ है, जहां पे सारे क्रिप्टोस के स्टार्टिंग में नॉर्म्स शुरू हुए थे। कह लो कि क्रिप्टो के रिलेटेड जो भी रजिस्ट्रेशन होती है यहीं पे शुरू हुई थी। फिर दूसरा मीथर, जिसे हम मीथर कहते हैं, वो DMCC, दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर। ये दुबई में अगर आपको कोई भी जो FIs होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, अगर आपको वहां पे कोई ऑफिस बनाना है, आपको वहां पे काम करना है, तो आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। खास करके आप क्रिप्टो में जा रहे हो, आप किसी भी इन्वेस्टमेंट बेस्ड जा रहे हो, तो वहां पे आपको पहले रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, उसके बिना आप वहां पे काम नहीं कर सकते। सो कंपनी के पास वहां पे DMCC में खुद का ऑफिस भी है और वहां की रजिस्ट्रेशन भी है। रिसेंटली कंपनी वहां का एक सबसे बड़ा एक और लाइसेंस लेने जा रही है, वारा का लाइसेंस होता है, जब लेंगे श्योरली कंपनी इन्फॉर्म करेगी आपको। थर्ड कंपनी मीथर ITES, एस्टोनिया, एस्टोनिया में भी रजिस्टर्ड है। क्लियोस, यूनाइटेड किंगडम, UK। जो हमारा क्लियोस कह लो कि हमारे ट्रेडर्स हैं, क्लिफ चेकविना, ठीक है, जो ट्रेडिंग को संभालते हैं। जैसे हमारे इंडिया में सेबी है ना, आपको सेबी के द्वारा रेगुलेशन होगी तो ही आप ट्रेडिंग को आगे लेकर जा सकते हो, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो। वैसे ही अगर आपको UK में ट्रेडिंग करनी है, यूनाइटेड किंगडम ट्रेडिंग करनी है, तो वहां क्यों चाहिए, फिर आप वहां पे ट्रेडिंग कर सकते हो। फिर लास्ट इन इंडिया, इंडिया के अंदर कंपनी के पास जो रजिस्ट्रेशन है वो OIDAR के अंडर है। अब मेनली मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा, अगर आपको जो रजिस्ट्रेशन लेनी है ना, आपको पता होना चाहिए कि कंपनी को कौन कौन से प्रोसीजर पास करने चाहिए। सबसे पहला AML, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। आपको ये क्लियरेंस देनी पड़ेगी कि आप कोई भी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहे, आप टोटली जो भी कर रहे हो वो एक साफ सुथरे पैसे के साथ कर रहे हो। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जब आप पास करते हो, तभी जो आपकी 4-5 जो रजिस्ट्रेशन है ना फ्री आपको मिलेंगी। दूसरी KYC, नो योर कस्टमर प्रोसीजर, ये भी आपकी क्लियरेंस होनी चाहिए, फिर आपको ये रजिस्ट्रेशन मिलेंगी। CTF, काउंटर टेररिस्ट फाइनेंस कंप्लायंस, आप कोई भी टेररिस्ट फंडिंग नहीं कर रहे, आपका ये भी क्लियरेंस होनी चाहिए, फिर आपको ये रजिस्ट्रेशन मिलेगी। FATF गाइडलाइंस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइम प्रिवेंशन, ये भी सर्टिफिकेशन आपको चाहिए, ये आपको पास होना, फिर आपको जाकर ये क्लियरेंस मिलेगी। और जैसे मैंने आपको कहा कि UK में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो FCA के द्वारा आपको रेगुलेशन चाहिए। सो ये रेगुलेशंस लेनी इतनी इजी नहीं होती, आपको जाना पड़ता है। जैसे मास्टर कार्ड के साथ कंपनी ने कंप्लायंस किया है ना, मास्टर कार्ड पार्टनर है, तो ये सभी चीजों को पास करके फिर जाकर वो पार्टनर बना है। मास्टर कार्ड सभी के साथ पार्टनर नहीं बन सकता, कोई भी चला जाए रैंडम कि भाई मेरी क्रिप्टो आप मेरे पार्टनर बन जाओ, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि उसकी रेपुटेशन का सवाल है, कल को आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हो या कोई फंडिंग करते हो, गलत फंडिंग, तो सारा ब्लेम किसके ऊपर आएगा? मास्टर कार्ड के ऊपर। मास्टर कार्ड बड़ा सोच समझ कर किसी के साथ पार्टनरशिप करता है। सो
ये वाले जो नॉर्म्स है ना पास करके फिर जाकर कंपनी को ये वैल्यू मिलती है। फिर सेकंड चीज, सिक्योरिटी एंड ऑडिट। जब हम क्रिप्टो के फंडामेंटल्स की बात करते हैं ना, ये थोड़े से डिफरेंट हैं स्टॉक मार्केट, जहाँ जो हमारी एप्पल की कंपनी है, जहाँ कह लीजिए टाटा मोटर्स की कंपनी है, इनसे डिफरेंट है। सो क्रिप्टो में क्या होता है, क्रिप्टो के फंडामेंटल में जो इनके सिक्योरिटी एंड ऑडिट है वो होते हैं सर्टिक के द्वारा। सर्टिक जो ऑडिट्स देते हैं, मेरे ख्याल से वो भी वरिंदर सर और सॉरी अनुराग सर कई बार समझा चुके हैं आपको ऑडिट्स के बारे में, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लियरेंस दे रहा हूँ। जो हमारी कंपनी का सिर्फ एम कॉइन नहीं, हमारी ब्लॉकचेन, कुछ लोगों को ये लगता है कि सिर्फ हमारा जो कॉइन है या टोकन है वो ही सिर्फ रजिस्टर्ड है, ऑडिट है। हमारी ब्लॉकचेन है वो भी रजिस्टर्ड है। ब्लॉकचेन का रजिस्टर्ड होना, ऑडिट होना बहुत बड़ी बात है। सर्टी के द्वारा उन्होंने प्रॉपर रेटिंग दी है। ठीक है। की बेनिफिट्स क्या है इसके? वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन फ्रॉम द vulnerabilities and exploits, build user and investor confidence। यूजर्स और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। स्ट्रेंथन द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। आपकी जो कंपनी की ग्रोथ हो रही है ना उसको स्ट्रेंथन करता है ये। आपको जो सिक्योरिटी ऑडिट होते हैं ना, ये आपको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। सिक्योरिटी थ्रू सर्टिक ऑडिट मेक्स मीथर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एंड रिलायबल फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। अगर आप सर्टिक के द्वारा ऑडिट हैं, ये दिखाता है कि आप लॉन्ग टर्म की रेस में आए हो, कोई शॉर्ट टर्म की रेस में नहीं आए। क्योंकि ये वाला ऑडिट लेना कोई इजी बात नहीं है। ये उनको ही मिलते हैं जो एक रियल प्रोजेक्ट्स, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, एक्चुअल प्रोजेक्ट्स को लेकर आते हैं, ना कि कोई ब्लाइंडली कोई फेक या स्पेकुलेशन वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर आते हैं। उनको ये ऑडिट्स नहीं मिलते। सो थर्ड बात करते हैं मैनेजमेंट एंड स्ट्रेंथ, सॉरी मैनेजमेंट स्ट्रेंथ एंड विजन। जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, देखिए मैनेजमेंट एक मेन पहलू होता है किसी भी कंपनी का, किसी भी कंपनी को आगे लेकर जाने वाला। अगर मैनेजमेंट गड़बड़ है ना मैनेजमेंट में, तो रियली आपकी कंपनी कभी भी नहीं चल सकती। क्योंकि मैनेजमेंट में, सॉरी मैनेजमेंट ने ही तो कंपनी को चलाना है। मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है कि कंपनी किस तरफ जाएगी, आगे जाएगी पीछे जाएगी। मैनेजमेंट को अगर भागना है तो वो भाग भी सकता है, ठीक है, अगर टिकना है तो वो टिक भी सकता है। सब कुछ मैनेजमेंट के हाथ में होता है। आपको रियली मैनेजमेंट का कहाँ पे पता चलेगा कि ये अच्छी है कि बुरी है? अगर ये आपको एनालिसिस करना है ना, तो आपको ये देखना चाहिए कि कंपनी ने गुड टाइम में क्या किया और कंपनी ने बैड टाइम में क्या किया। क्योंकि कोई भी दुनिया की कंपनी ऐसी नहीं है जिसमें अप एंड डाउन नहीं आते। आप अमेजोन की कंपनी उठाइए, उसका शेयर $6 से गिरा था, $5.6 से गिरा था, 20 सेंट तक आ गया था, आज फिर $300 के करीब है। एप्पल के शेयर भी गिरे थे, फेसबुक के शेयर भी गिरे थे। बड़ी बड़ी कंपनीज की बात कर रहा हूँ। रिलायंस की कंपनी का शेयर 10 साल तक एक जगह से हिला भी नहीं था, आज फिर ऊपर गया हुआ है। टाटा की कंपनी का शेयर इतना गिरा। जो बड़ी कंपनीज है ना, ये अप एंड डाउन आते हैं। डिपेंड करता है जब डाउन आते हैं तो मैनेजमेंट क्या करता है। क्या मैनेजमेंट भागता है या मैनेजमेंट अपनी कंपनी को और स्ट्रांग करता है? अगर मैनेजमेंट गिरते हुए लेवल पे अपने आप को स्ट्रांग कर रहा है, तो रियली आप एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में हो। आपको ये पता है कि जो हमारा मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट सबसे पहले एक हाइड नहीं होता, सामने आता है। हमारी कंपनी के सीईओ डैनी शेव, बाकी मैनेजमेंट भी सभी हमारे सामने रहते हैं। महीने बाद कॉल्स भी लेते हैं, आपके सामने आते हैं, सब कुछ आपके पास क्लियर करते हैं। हर टाइम ये अपडेट रहते हैं, कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव कर रहे होते हैं, किसी ना किसी के साथ, कंपनी के साथ कोलैब कर रहे होते हैं। सबसे मेन पॉइंट बताता हूँ। जब हमारे कंपनी के एसेट का प्राइस नीचे आ रहा था, तो क्या होता है, प्राइस नीचे आते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट वहां से एग्जिट करता है। क्यों करता है? क्योंकि उनको दिख रहा है कि फॉल आ रहा है, तो हमें जाना चाहिए, हमें अपना फंड लेकर वहां से एग्जिट कर देना चाहिए। यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, मैनेजमेंट को परखना ना तो इस तरीके से परखिए। जब कंपनी के एसेट का प्राइस तो कभी भी ऊपर जा सकता है, वो डिपेंड करता है डिमांड के ऊपर। रियली जो लोग समझते हैं ना डिमांड एंड सप्लाई को और मार्केट के विजन को, उनको क्लियर है कि मार्केट का प्राइस कभी भी दिनों में भी ऊपर जा सकता है और कुछ समय खड़कर फिर भी ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो ऑब्वियसली ऊपर जाएगा। ठीक है। लेकिन मेन मायने करता है जब प्राइस नीचे आ रहा था, कंपनी ने क्या किया? जब प्राइस नीचे गिर रहा था ना, कंपनी ने फ्रैंक मुलर के साथ टाई अप किया, मास्टर कार्ड के साथ टाई अप किया। ठीक है। कंपनी ने कई इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए। कंपनी ने क्लियोस प्रोस के साथ टाई अप किया। कंपनी ने ट्रेडिंग की कोचिंग क्लासेस शुरू की। कंपनी ने प्रोबोटेक्स तक शुरू किया।
ये मैं गिरते हुए प्राइस की बात कर रहा हूँ। कंपनी ने मेटावर्स शुरू किया, कंपनी का मेटावर्स का फेस 1 कंप्लीट किया, कंपनी ने मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए। इस टाइम पे जब लोग कहते हैं कि कंपनी को एग्जिट कर देना चाहिए, कंपनी ने वहां पे अपनी जेब से मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए ताकि हमारा प्रोजेक्ट और स्ट्रांग हो। ये आपको दिखाता है कि कंपनी कहाँ पे खड़ी है, मैनेजमेंट कहाँ पे खड़ा है। रियली आप ना जब एनालिसिस करो, बड़ी कंपनीज हैं, आप यस बैंक का कभी सर्च करना। जब यस बैंक का शेयर नीचे गिरा था ना, तो कंपनी का मैनेजमेंट गायब हो गया था। बड़ी बड़ी कंपनीज के मैनेजमेंट गायब हो जाते हैं जब प्राइस नीचे आते हैं, लेकिन जो कंपनी का मैनेजमेंट गिरे हुए प्राइस में खड़ा रहता है, वहां पे अपनी कंपनी को स्ट्रांग करता है, तो वो आने वाले टाइम में इतने ऑल टाइम हाइज बनाता है, आप सोच भी नहीं सकते। मैनेजमेंट को तो आप ऐसे ही एनालिसिस कर सकते हो। आप एक बार इनकी पास्ट हिस्ट्री में जाए, क्या क्या किस किस समय में कंपनी ने क्या क्या किया है, तो आपको क्लियरेंस मिल जाएगी। टीम विद एक्सपर्टीज इन ब्लॉकचेन, इतनी अच्छी ब्लॉकचेन बनाई है, एआई ट्रेडिंग ट्रेडर्स को लेकर आए हैं, आपको इनकी एक्सपर्टीज का भी दिख रहा है। ट्रांसपेरेंट, सबसे बड़ी बात है ये अपनी ट्रांसपेरेंट है। जैसे मैं हूं आपके साथ सब कुछ सामने रख रहा हूँ, ये आपके साथ ट्रांसपेरेंट है, जो हो रहा है आपके सामने है, आपसे कुछ भी हाइड नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बात ये है। डेवलपर एक्टिविटी एंड रेगुलर अपडेट्स, ये नहीं कि बैठ गए चुपचाप, हर टाइम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मैं रिसेंटली बताऊं, मैं कल ही दुबई से आया हूँ, 5 दिन वहां पे रुका हूँ, उनके साथ मीटिंग की है, उनकी जो डेवलपिंग चल रही है, उनके ऑफिस के बारे में बात हुई। ये 1 मिनट भी नहीं रुक रहे, ये कॉन्टिन्यूसली एफर्ट्स कर रहे हैं। रात रात मैंने उनके साथ बैठा हूँ, 4 4 बजे तक इनकी मीटिंग्स चलती है, सिर्फ और सिर्फ अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए। रियली कह सकता हूँ कि इनकी जो मैनेजमेंट है बहुत ग्रेट है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जे मैं आपके साथ वैसे शेयर कर चुका हूँ, रेवेन्यू जनरेशन सोर्सेज। कंपनी के पास फंडामेंटली कंपनी के पास बहुत अच्छे रेवेन्यू जनरेशन सोर्सेज हैं जिससे कंपनी कमाई कर रही है। प्रोबोटेक्स की सब्सक्रिप्शंस है, M20 ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन फीस है, क्लियोज कम्युनिटी का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, एनएफटी कल को मार्केट प्लेसेस में आएंगे, वो भी सबसे बड़ा है। ट्रेडिंग एंड स्टेकिंग फीसिस है, मास्टर कार्ड फीसिस है, मास्टर कार्ड पार्टनरशिप है, एफिलिएट प्रोग्राम है। कंपनी के पास रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल है जो कंपनी को फंडामेंटली अनदर स्ट्रॉन्ग पॉइंट देता है। जी हम बिजनेस मॉडल में बात कर चुके हैं। एसेट स्ट्रेंथ, सबसे बड़ी बात एक और, कंपनी के पास रियल और डिजिटल एसेट्स दोनों हैं। जब हम फिजिकल एसेट की बात करते हैं ना, सबसे बड़ा पॉइंट बताता हूं एक और, कि कंपनी के पास जो पहले ऑफिस था ना, उससे लगभग 7 से 10 गुना मेरे ख्याल से, मैंने देखा तो नहीं है, मैंने भी कल ही फोटोज देखी हैं, ताइट सर ने मुझे दिखाई थी, लेकिन रियली पिछले ऑफिस से बहुत बड़ा ऑफिस है वो। ठीक है, वहां पे कुछ सरप्राइजेस भी हैं, वो एड ऑन कुछ ऐसी चीजें करने जा रहे हैं जो आम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, भाई उस ऑफिस में ये चीज भी हो सकती है, उन्होंने मुझे बताया। लेकिन आप वहां पे जो भी लोग जाएंगे उनके लिए एक सरप्राइज है, वो देखेंगे सब कुछ। लेकिन जो मेन पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, कंपनी के पास ठीक है कि वर्चुअल एसेट्स हैं, जो हमारा राइजर है, एम कॉइन है, लेकिन जो कंपनी ये ऑफिस बना रहा है, ये भी इनके फिजिकल एसेट्स हैं। मिलियंस ऑफ डॉलर इनके ऊपर भी खर्च होता है। कंपनी क्यों खर्च कर रही है? ये चीजें बनेंगी, इनको देखकर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे, वो कंपनी में आएंगे, पार्टनरशिप्स करेंगे, ब्रांड वैल्यू बनेगी, ब्रांड वैल्यू बनेगी, एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी। सो कंपनी के पास खुद के फिजिकल एसेट्स भी हैं, डिजिटल एसेट्स तो हम शेयर कर चुके हैं। अपना मेटाराइज है, जिसे हम M20 वर्स कहते हैं, गेमिंग प्लेटफॉर्म, एक्सचेंज, प्रोबोट एक्स प्लेटफॉर्म, टोकन की यूटिलिटी है। कंपनी के पास ऐसे एसेट्स हैं जिनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, ऐसे नहीं कि छोटे मोटे एसेट है, जिनकी मार्केट में एक वैल्यू पड़ेगी आने वाले समय में। हर चीज की एक वैल्यू होगी, हो सकता है कि मिलियंस में हो, क्या वैल्यू होगी हम कुछ नहीं कह सकते, वो टोटली डिपेंड करेगा डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर कि कंपनी किस बेसिस पे उभर कर आती है। ठीक है, कंपनी रिसेंटली एक, जैसे दरख्त की फोटो है ना, अभी पौधा है, ग्रो कर रहा है, लेकिन 2030 के बाद आप देखना, जब इन चीजों की यूटिलिटी आएगी तो इन एसेट्स की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ती है। सो इकोसिस्टम ग्रोथ एंड कम्युनिटी सपोर्ट, एक अनदर पॉइंट जो मैं पहले भी आपके साथ शेयर किया हूं फंडामेंटल में, कि कंपनी के पास बहुत बड़ी कम्युनिटी सपोर्ट भी है। कंपनी ऐसे नहीं है कि सिर्फ मैनेजमेंट ही काम कर रहा है, कंपनी के पास 35 लाख से ज्यादा कम्युनिटी मेंबर्स हैं। ठीक है, एक्टिवली काम कर रहे हैं। क्लियोस बिल्ड लॉन्ग टर्म लॉयल्टी एंड नॉलेज, जो क्लियोस का प्लेटफॉर्म है ना, वो आपको रेगुलर इनकम जनरेट करके दे रहा है, आपको ट्रेडिंग सिखा रहा है, उनका FCA के द्वारा सर्टिफाइड होना, जी आपको दिखा रहा है कि उनकी लॉयल्टी और उनकी नॉलेज जो रेगुलर आपको इतने प्रॉफिट दे रहा है, बहुत बड़ी बात है।
रियल यूजर्स बेस यूजिंग प्रोडक्ट्स डेली, हेल्दी इकोसिस्टम। मतलब कि जो इनके जो यूजर्स हैं ना वो रियल यूजर्स हैं। बड़ी जगह पे आप देखोगे आपको फेक यूजर्स मिलते हैं, लेकिन जो कंपनी है ना इनके जो 35 लाख के करीब कम्युनिटी बन चुकी है, आगे काम कर रही है, चाहे इंडिया में, फ्रांस में, यूरोप में, कहीं पे भी वो काम कर रहे हैं, वो सभी लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं। ये चीजें आज भी, जैसे आप मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता, नंबरिंग नहीं आ रही, जितने भी जाने हम होंगे 200 300, हम लोग भी क्या है, हम इस कम्युनिटी का पार्ट है, हम भी क्या कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं। अगर हम एफर्ट्स करेंगे हमें तो ठीक है बेनिफिट होगा ही होगा, लेकिन कंपनी की भी स्ट्रेंथ बनती है, बढ़ती है। सो ऑब्वियसली कंपनी के साथ साथ हम भी ग्रो कर रहे हैं, और ये कंपनी को फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। सो लास्ट में, मीथर एक पावरफुल बिजनेस है जो जिसके बड़े स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं। मीथर अ पावरफुल बिजनेस विद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। सो थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में फिर दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। मीथर्स बिजनेस मॉडल क्या है? रियल यूटिलिटी प्रोडक्ट्स, ठीक है, असल वाले यूटिलिटी, काम करने वाले प्रोडक्ट्स हैं, कहने वाले नहीं। प्रोबोटेक्स जो टोटली काम कर रहा है। मेटावर्स जिसका फेस 1 बन चुका है, जिसके ऊपर कई काम हो चुके हैं। एम कॉइन जिसकी आज के समय में भी यूटिलिटी है, आप मास्टर कार्ड में डालो वो फियाट करेंसी बन जाती है। आगे आने वाली यूटिलिटी तो बहुत बड़ी होने वाली है। राइजर जो टोटली मेटावर्स में आप कुछ भी बाय सेल करना है, सबसे बड़ी यूटिलिटी। स्केलेबल रेवेन्यू, स्केलेबल मतलब कि ऐसा रेवेन्यू सिस्टम है इनका, सब्सक्रिप्शन का, ट्रेडिंग टूल्स का, एनएफटीज का, लैंड सेल्स का। ऐसा रेवेन्यू सिस्टम है कि आने वाले समय में बढ़ता ही जाएगा। कंपनी का रेवेन्यू कम नहीं होने वाला। आप कम एफर्ट दोगे, ज्यादा दोगे, लेकिन कंपनी का रेवेन्यू सिस्टम बढ़ता जाएगा। कंपनी स्ट्रांग होती जाएगी। जितनी कंपनी स्ट्रांग होगी ऑब्वियसली कंपनी की वैल्यू भी उतनी बढ़ जाएगी। टोकन इकोसिस्टम इंटीग्रेशन इनटू द रियल यूजर एक्टिविटी। जो ये टोकन्स होंगे ना लेकर आ रहे हैं, ये कोई ऐसे नहीं है कि सिर्फ बच्चों के लिए गेमिंग है। गेमिंग एक बहुत बड़ी चीज है। जब हम पबजी की बात करते हैं, दुनिया की मेरे ख्याल से वो भी 15 16 रिचेस्ट कंपनी है आज के समय में, वो भी बहुत बड़ा पार्ट है। लेकिन रियल यूज केस, आपको कुछ बाय करना है, कुछ रियल यूज की शॉपिंग करनी है, आप इन टोकन्स के उनको बाय कर सकते हो। ठीक है, आज के समय में भी मास्टर कार्ड है जिन लोगों के पास, आप उनमें एम कॉइन डालते हो, मार्केट में कुछ भी खरीदो तो आपको वो चीज मिल जाएगी। तो एम कॉइन से क्या हो रहा है? आप एम कॉइन से कोई प्रोडक्ट ही खरीद रहे हो, चाहे आईफोन खरीद लो, कुछ भी खरीद लो। तो सिंपल समझिए कि जो टोकन्स है ना इनकी यूटिलिटी बहुत बड़ी है, लोगों को इजी करने वाली है, लाइफ को इजी करने वाली है आने वाले समय में। सो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स मैं आपको बता चुका हूँ। सर्टिक ऑडिट मिल चुका है, ट्रांसपेरेंट ऑपरेशंस है, पब्लिक कम्युनिकेशन है, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स है इनके, लॉन्ग टर्म ग्रोथ विजन है, कम्युनिटी फोकस्ड एंड इनोवेशन ड्रिवन है ये। सो लास्ट में, Meter is not a short-term hype project. It is a transparent, revenue-generating, and future-ready business with strong fundamentals and a powerful business model. सो मैं लास्ट में आपको यही कहना चाहता हूँ कि ये कोई स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं है। अगर आप लोग इसमें आना चाहते हो, रियली मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्पेकुलेशन मत कीजिए, आप प्रॉफिट्स के ऊपर ध्यान मत दीजिए। आप सिंपली फोकस कीजिए कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कितना स्ट्रांग है, फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है। अगर यही चीज आप कैरी ऑन फॉरवर्ड लेकर जाएंगे ना, तो रियली आपको बहुत बड़ी वैल्यू मिलेगी वहां से। एक ही आपको एडवाइस, आप चाहे मीथर में काम कीजिए, दुनिया के किसी भी कंपनी में, किसी भी एसेट में कीजिए। अगर आपको इससे आज के समय में वेब 3.0 में, फाइनेंस सेक्टर में, टेक सेक्टर में मिलता है, श्योरली आप वहां पे जा सकते हो। लेकिन जहां पे आपको बहुत बड़े प्रॉफिट दिख रहे हैं लेकिन बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल नहीं दिख रहे, तो प्लीज पीछे आ जाइए, 2 स्टेप वहां पे जाने की कोशिश ना कीजिए, आपके फंड्स डूब जाएंगे। सो आप लोगों को एजुकेट करने के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप एक अच्छे प्रोजेक्ट के साथ जुड़ें और अपनी लाइफ को बेटर बना सकें। सो आस है आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो कोशिश कीजिए इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो लास्ट में धन्यवाद, और अपना कीमती समय देने के लिए भी दोबारा शुक्रिया जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर जगमीत साहब। आपका जो थैंक यू सर। जो आपका प्रेजेंटेशन होता है वो माइंड ब्लोइंग होता है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने एक एक पॉइंट्स को, एक एक चीज़ों को आपने एक्सप्लेन किया। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी कम्युनिटी को इससे काफ़ी वैल्यू एड ऑन हुआ होगा। और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपने बताई वो रियल में
अगर हमारे कम्युनिटी के लोग इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हों, मार्केट में जाएं और इन सब चीज़ों के साथ आगे मूव करें, तो डेफिनेटली एक न्यू सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस नजर आएगा कम्युनिटी के अंदर। तो थैंक यू सो मच आपके प्रीशियस टाइम के लिए डॉक्टर जगमीत सिंह। जी बाकी आप सभी लोगों का, जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे बने रहे, आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो ये कॉल है वो डेफिनेटली बहुत ही वैल्यू एडिशन हुआ होगा आपकी नॉलेज में। अब समय है उसको इम्प्लीमेंट करने का। तो आप सभी का तहे दिल से बहुत धन्यवाद। तो मुकम्मल करने का टाइम हो गया अब इस मीटिंग को। तो इसके साथ ही इस मीटिंग को हम लोग क्लोज करते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।